বলছি না আম খাচ্ছি তো। हाँ हो गया सर, फाइन, थैंक यू जी। ना सविता जी, जोर से- बेरा जी, आप अपना म्यूट करिए प्लीज, हम स्टार्ट कर पाए। म्यूट कर दीजिए। तो दोस्तों हम हाँ आज सर, नमस्कार। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, जी बीच में बोलना चाहूंगा सर। एक्चुअल कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाए हम लोग, कुछ लोग। जी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर समझाया, हल्के में संक्षिप्त रूप में जरा सा समझा दीजिए सर। सर, बेहतर आज के रहेगा। टॉपिक के बाद में मैं आपको डिटेल बता दूंगा उसका, ठीक है? फिर से रिवाइज कर दूंगा मैं, डोंट वरी सर। जी ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। तो दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट टाइम कल आप लोगों को बताया था, तो डिफरेंट स्टेजेस होती है जिसके अंतर्गत मेल में इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। सेम कंडीशन फीमेल में भी पाई जाती है दोस्तों। अगर हम लोग फीमेल्स की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेग्नेंट के दौरान जब एंटीमुलेरियन डक्ट या जो वोल्फियन डक्ट होता है, ये क्या होता है और इनका क्या रिलेशन होता है, क्या डेवलपमेंट होता है दोस्तों। जब हम लोग मेल या फीमेल की बात करते हैं, यानी कि चिल्ड्रन अगर देखें, इन्फेंट देखें, जो मेल होगा या फीमेल होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है दोस्तों। इस चीज को समझने के लिए हमको दो चीज का हमेशा नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। जब हम लोग कहते हैं कि ये फीमेल, इसका एंटी मुलेरियन हार्मोन लो है, तो इसी से हमको समझ जाना चाहिए दोस्तों कि जो मुलेरियन डक्ट होती है वो स्पेशली फीमेल को डेवलपमेंट करने में मदद करती है। फीमेल के जो ऑर्गन्स होते हैं दोस्तों, उन ऑर्गन्स को डेवलप करने में और आगे जाकर फर्टिलाइज होने के लिए वो मुलेरियन डक्ट का एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है बहुत जरूरी होता है। इसी कंडीशन में अगर जेंट्स के ऑर्गन को डेवलप करना है दोस्तों, तो जो वोल्फियन डक्ट होती है, ये वोल्फियन डक्ट ही वहां पर मेल्स के ऑर्गन को डेवलप करती है दोस्तों। तो जब 7 to 8 जो ये कंडीशन डेवलप होती है दोस्तों, जब मां के पेट में जब 3rd मंथ क्रॉस होता है, तो उसी समय में एंटी मुलेरियन जो हार्मोन होता है दोस्तों, या जो मुलेरियन डक्ट होती है, वो वहां पर हो जाती है, स्पेशली फीमेल के ऑर्गन डेवलप करने में। और इसी प्रकार से जब मेल की बात आती है, तो जो वोल्फियन डक्ट होती है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों। ये हम लोगों को समझना है दोस्तों। अब बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी की दोस्तों। फीमेल इनफर्टिलिटी की जब हम बात करेंगे, तो हम लोगों को सबसे पहले फीमेल के ऑर्गन्स के बारे में फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। मनीष सर, प्लीज आप सब जनों का ऑडियो बंद कर दीजिए सर। आप म्यूट करिए, आप ही म्यूट कर दीजिए सर सबका। कविता सचदेवा मैम, अपना म्यूट कीजिए प्लीज सभी लोग मैम, प्लीज। कविता सचदेवा की आवाज आ रही है। 1 घंटे के लिए म्यूट हो जाइए प्लीज। सर आप होस्ट है ना, आप ही कर सकते हैं सर सबको। आप कर दीजिए सर। चरणजीत जी, आप कर दीजिए सबको म्यूट। और मैं मेरे से हो रहा है, पता नहीं क्या बात है। पार्टिसिपेंट्स में जाके ना, वहां जाके म्यूट कर सकते हैं आप। जी सर, मैं करता हूँ। ठीक, पर सभी लोगों ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से मेल को हमने डिवाइड किया था, उसी प्रकार से फीमेल को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों, एक्सटर्नल जेनाटेलिया और इंटरनल जेनाटेलिया। जब हम फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल पर्पस से इसकी स्टडी करते हैं दोस्तों, तो हमको जब प्रॉपर नॉलेज होगा, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में मैटी जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से वेल ऑर्गेनाइज किया हुआ है ऑर्गन के रेमेडी के हिसाब से। तो जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, तो अगर हमको फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फंक्शन फीमेल का मालूम है दोस्तों, उनका क्राइटेरिया मालूम है कि ये ऑर्गन किस तरह से काम कर रहा है और उस ऑर्गन पे हम लोग कैसे फंक्शनल इफेक्ट डाल सकते हैं, कैसे स्ट्रक्चरल इफेक्ट डाल सकते हैं, तो हम इनफर्टिलिटी को भी क्योर कर सकते हैं दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं है, केवल हमको समझने का तरीका होना चाहिए दोस्तों। जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाटेलिया का, तो फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनाटेलिया होता है दोस्तों, उसमें स्पेशली जो एक्सटर्नल जेनाटेलिया में देखेंगे हम, तो वल्वा होता है दोस्तों। वल्वा में लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये सारे वेजाइनल रीजन जो होता है, ये एक्सटर्नल पूरा जेनाटेलिया में आता है दोस्तों। जब इंटरनल जेनाटेलिया की बात करेंगे दोस्तों, तो उसमें वेजाइना,
वेजाइना से ऊपर जाएंगे सर्विक्स, सर्विक्स से ऊपर जाएंगे फैलोपियन ट्यूब से ऊपर जाएंगे यूट्रस और अंत में ओवरीज। ये सब इंटरनल होते हैं दोस्तों। इसके अलावा एसेसरी ऑर्गन ब्रेस्ट के रूप में होता है जो उसको डिलीवरी के समय में सपोर्ट करता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ओव्यूलेशन का होना और ना होना, ये पूर्ण रूप से इनफर्टिलिटी को इंडिकेट करता है दोस्तों। अगर हमको पता है कि 28 डेज की अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो उस 28 डेज में ओवम किस दिन ओव्यूलेट होगा दोस्तों, अगर हम इस चीज को समझ लें तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज का पता लग जाएगा दोस्तों। जब हम यहां पर मानते हैं दोस्तों 28 डेज, अगर नॉर्मल 28 डेज है तो 14 डेज के ऊपर जो होता है वहां पर ओव्यूलेशन होता है। लेकिन चूंकि मेंसेस का पीरियड 2 दिन आगे 2 दिन पीछे भी हो सकता है, इसलिए फ्लक्चुएशन को मानकर हम 12 टू 16 डेज मानते हैं कि कोई भी लेडीज अगर मेंस्ट्रुएट होती है तो 12 टू 16 डेज के बीच में वहां पर ओव्यूलेशन होता है दोस्तों। ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है दोस्तों। तो हम लोग जब इसको डिवाइड करते हैं तो 2 स्टेज में डिवाइड करते हैं दोस्तों। पहली होती है फॉलिकुलर फेज, दूसरी होती है ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज जो होती है दोस्तों वो मेंसेस के 1st डे से लगाकर 14 डेज तक होती है, और जो ल्यूटियल फेज होती है दोस्तों 14 डेज से लगाकर वो 28 डेज तक होती है दोस्तों। ये वो स्टेज होती है जब मेंसेस के दौरान जो यूट्रस की लेयर होती है वो थिक होती है दोस्तों, उसमें ग्लो आता है, उसमें मोटाई बढ़ती है, जो आगे की तरफ उसके मैच्योरेशन, अगर ओव्यूलेशन अगर हो रहा है और प्रेगनेंसी हो रही है तो उसकी तैयारी पहले से हो जाती है दोस्तों। तो ये सारी प्रोसेस मेंसेस के अंतर्गत होती है। तो इनमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, FSH हुआ, LH हुआ, TH हुआ, TSH हुआ, ये सारी चीज, ग्रोथ हार्मोन हुआ, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनका क्या कारण है, क्या इनका काम है, कौन से पार्ट पे काम है, कहां कहां चेंज होता है, मेंसेस के दौरान यूट्रस में क्या चेंज होता है, वेजाइना में क्या चेंज होता है, सर्विक्स में क्या चेंज होता है, ओवरी से क्या चेंजेस होके आएगा, ये सारी चीज हमको इनफर्टिलिटी के अंतर्गत मालूम होना चाहिए दोस्तों। इसी से कोरिलेट होता है दोस्तों। कैसे कोरिलेट होता है मैं आगे आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं दोस्तों। अगर हम बात करें वेजाइना से, नीचे से शुरू करते हैं दोस्तों, वेजाइना की बात करते हैं। आप लोगों को और हमको सबको पता है कि वेजाइना में जो होता है एसिडिक मीडियम होता है दोस्तों। जो वेजाइना का पीएच होता है वो एसिडिक मीडियम का होता है दोस्तों, जो 3.8 से लगाकर 4.6 या 4.8 तक होता है दोस्तों। तो ये जो वेजाइनल पीएच होता है दोस्तों, ये डिफरेंट टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी बैक्टीरिया या वायरस जो वहां ग्रोथ करने की कोशिश करता है, जो इन्फेक्शन की ग्रोथ होने की कोशिश करती है, इसी जो एसिडिक मीडियम है, इसी एसिडिक मीडियम के कारण वो इन्फेक्शन अंदर सरवाइव नहीं कर पाती है दोस्तों, वो वहां से हट जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी कारणवश ये मीडिया ही वहां से अल्टरनेट हो गया तो दोस्तों, जब यहां पर ये मीडिया अल्टर होता है दोस्तों, और अगर ये अल्कलाइन मीडिया में कन्वर्ट हो जाता है या इसका बहुत ज्यादा कम या ज्यादा यहां पर एसिडिक पीएच हो जाता है, तो वहां पर स्पर्म जो होता है दोस्तों वो डेथ हो जाता है। वो स्पर्म आगे की तरफ ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और जब आगे मूवमेंट नहीं कर पाएगा दोस्तों तो डेफिनेटली वहां पर ग्रोथ हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो सीमेन होता है दोस्तों, सीमेन में जो प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज होता है वो एल्कलाइन मीडियम का होता है दोस्तों। वो इस एसिडिक मीडिया से एल्कलाइन मीडियम के माध्यम से न्यूट्रलाइज होकर कुछ समय के लिए वहां पर न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, जिससे स्पर्म जो है आगे की तरफ मोटाइल हो जाता है दोस्तों। जैसे ही जब सीमन को जेंट्स लेडीज के वेजाइना में एजुकेट करता है दोस्तों, तो वो प्राइमरी एजुकेशन में जब सीमन आता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है दोस्तों। लेकिन जैसे ही वो बाहर आके वेजाइना में गिरता है तो प्रोटेक्शन के लिए वो क्लॉटेड हो जाता है दोस्तों, उसका क्लॉट बन जाता है, थ्रेड लाइक कंडीशन बन जाती है दोस्तों। इसके बाद में कुछ समय बाद जब प्रोस्टेटिक फ्लूइड वहां पर उस एसिड मीडिया को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जब न्यूट्रलाइज कर देगा दोस्तों तो वो कंडीशन होती है कि जब वहां पर स्पर्म मोटाइल होकर तुरंत वहां से आगे की तरफ बढ़कर स्पेशली फैलोपियन ट्यूब के फर्स्ट पार्ट में पहुंच जाता है दोस्तों। इस कंडीशन में जब कभी भी ओव्यूलेशन होता है, यानी कि 12 टू 16 डेज के बीच में, मान लीजिए 14 डेज पर जब ओव्यूलेशन होता है दोस्तों, तो ओव्यूलेशन के संबंध में हमको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जब मां के शरीर में 7 और 8 मंथ के एज में जब लड़की रहती है, मतलब फीटस के रूप में रहती है दोस्तों, उस समय उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स बन चुके होते हैं दोस्तों, जो मिलियंस में होते हैं। जैसे ही वो डिलीवर्ड होती है दोस्तों, वो लाखों में आ जाते हैं।
लाखों के कैटेगरी में 1 मिलियन के आसपास वहां पर पहुंच जाते हैं। और जैसे जैसे वो प्यूबर्टी के लेवल पे आती है दोस्तों, तब जो फॉलिकल्स ओवरी में होते हैं वो 3 लाख टू 7 लाख के बीच में कलेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। फिर जैसे जैसे हर महीने मेंसेस आता है दोस्तों, उस मेंसेस के दौरान जो 12 टू 15 इयर्स में जब फर्स्ट मेंसेस आता है, जो मीनार्च कहलाता है दोस्तों, उस दौरान जब ओव्यूलेशन होता है, तो वो ओव्यूलेशन जो होता है वहां पर जब 12 टू 16 डेज के बीच में जब ओव्यूलेशन होगा, और उस दौरान अगर मान लीजिए 18 या 20 इयर्स की एज या 21 में जब मैरिज होती है लेडीज की, उस समय वहां पर जब वो ओवम जो होता है मतलब ओव्यूलेट होता है दोस्तों, बाहर निकलता है, और इसी बीच में अगर वो स्पर्म आगे की तरफ पहुंचता है दोस्तों, तो जो फैलोपियन ट्यूब होता है यूट्रस का, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इसका जो मेन पार्ट होता है, जो फाइम्ब्रेटिक पॉइंट होता है दोस्तों, वो फाइम्ब्रिया पेरोटेनियम कैविटी से कनेक्टेड होता है दोस्तों। जब ओवम को किसी भी ओवरी से, राइट हो या लेफ्ट हो, जब ओव्यूलेट किया जाता है, तो वहां पर वो ओवम इस फाइब्रेटेड एंड से फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रवेश कर जाता है दोस्तों, और ऑलरेडी स्पर्म पहले से मौजूद होता है, जिसका सर्वाइवल रेट होता है दोस्तों 48 टू 72 आवर्स। 48 से 72 घंटे तक एक बार स्पर्म अंदर प्रवेश करने के बाद जिंदा रह सकता है दोस्तों। जब ये वहां अंदर जाकर इस ओवम से फर्टिलाइज होता है दोस्तों, तो 3 से 4 दिन लगते हैं। 3 से 4 दिन फैलोपियन ट्यूब में रहने के बाद फंडस पे, यूट्रस का जो फंडस पार्ट होता है, ये फंडस पार्ट है दोस्तों, इस यूट्रस के फंडस पार्ट पे ये जो जायगोट होता है, जायगोट बन के इम्प्लांट हो जाता है, और फिर आगे की पूरी 9 मंथ की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी कंडीशंस है जिसमें 6 महीने से साल भर, 1.5 साल तक भी अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद में भी, अगर इंटरकोर्स करने के बाद में भी प्रेगनेंसी नहीं होती है दोस्तों, तो वो फीमेल इनफर्टिलिटी की तरफ इंडिकेट करती है दोस्तों। तो उस कंडीशन में मेल और फीमेल को दोनों को जब कोरिलेट किया जाता है, तो 60% चांसेस फीमेल का होता है और 40% चांसेस मेल का होता है दोस्तों। तो अगर हम वेजाइनल रीजन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये अगर बहुत ज्यादा यहाँ पर एसिडिक मीडियम होगा दोस्तों, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्पर्म जो होता है डेथ हो जाएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रही है दोस्तों, तो जब सर्विकल रीजन में, ल्यूकोरिया वाले रीजन में जब ल्यूकोरिया होता है या कोई सी भी इंफेक्शन होती है दोस्तों, उस इंफेक्शन में एक फोम जैसा स्ट्रक्चर वहां पर लिक्विड बनता है दोस्तों। जब ये फोम जैसा लिक्विड बनता है दोस्तों, तो ये स्पर्म को सर्विक्स के, जो स्पर्म और सर्विक्स के बीच में एक पर्दे के रूप में डेवलप कर देता है दोस्तों। और जब ये पर्दा डेवलप हो जाता है, तो स्पर्म आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता दोस्तों। ये भी एक कारण है जिसके कारण बहुत हद तक हम आजकल इनफर्टिलिटी को देख रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे मेरे केसेस ऐसे क्योर हुए हैं जिनमें जो वेजाइनल पीएच होता था, उसको मैंने जैसे ल्यूको वेजाइनल वॉश बना के उसको वॉश किया और ल्यूकोरिया का ट्रीटमेंट किया, तो डेफिनेटली मेरा पेशेंट ओके हो गया और 3 to 6 मंथ के अंदर वो कंसीव हो गया दोस्तों। तो ल्यूकोरिया हुआ या जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है दोस्तों, यदि एक्रीड होगा, तो वहां पर डेफिनेटली ये कंडीशन मिलेगी। ऐसी कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए या पहचानने के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज लेना है, पेशेंट से हमको पूछना है कि आपको वेजाइनल से जो वॉश हो रहा है, जो मटेरियल निकल रहा है, वो स्मेल वाला तो नहीं है। अगर स्मेल वाला हो, फ्रोथी हो, कर्ड लाइक हो, डिस्चार्ज बिल्कुल येलोइश डिस्चार्ज हो दोस्तों, तो मान के चलिए कि डेफिनेटली इसके कारण स्पर्म का डेड होना वाजिब है। ये मेन कारण होता है जिसके कारण इनफर्टिलिटी डेवलप होती है दोस्तों। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जब मेडिसिन की बात होगी दोस्तों हमारे सेमिनार में, तब हम डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों सर्वाइकल रीजन की। जो सर्विक्स का पार्ट होता है दोस्तों, ये एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर अगर सर्विक्स का छेद जो होता है वो पिन हेड हो दोस्तों, पिन लाइक जैसा, बिल्कुल आलपिन जैसा छेद हो, जो प्रॉपरली ओपन नहीं हो पा रहा दोस्तों, तो ये वो कंडीशन होती है जिसमें वहां पर स्पर्म अंदर नहीं जा पाता है दोस्तों। और जब स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा दोस्तों, तो ये भी एक इनफर्टिलिटी का कारण होता है। इसी प्रकार से जो सर्वाइकल इरोजन हो जाए, जैसे मुंह में छाले होते हैं दोस्तों, मोस्टली आपने देखा होगा, इसी प्रकार से सर्वाइकल रीजन पे अगर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण इरोजन हो जाता है दोस्तों, ये इरोजन भी स्पेशली स्पर्म को डेड कर देता है दोस्तों। जब यहां से जो केमिकल निकलता है, वो केमिकल स्पर्म
को डेड कर देता है, आगे जाने नहीं देता है दोस्तों। तो ये वो कंडीशन होती है जिससे इनफर्टिलिटी डेवलप होती है दोस्तों। अगर यूट्रस की बात करें हम दोस्तों, तो सिंपली अगर यूट्रस की बात करें तो कुछ कंडीशंस होती है जो यहाँ पर स्पेशली इनफर्टिलिटी को कॉज करती है दोस्तों, जिसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम जो हिंदुस्तानी एटमॉस्फेयर के हिसाब से देखने में आती है, जो आप लोग भी टेबल प्रैक्टिस में ऑब्जर्व करते होंगे दोस्तों, वो होता है एंडोमेट्रियोसिस। जो एंडोमेट्रियोसिस होती है वो होती क्या है दोस्तों, जब यूट्रस डेवलप होता है, यूट्रस की वॉल डेवलप होती है हर मेंसेस साइकिल में दोस्तों, तो 14 डेज में वहां पर लाइनिंग बनती है दोस्तों। जो आपकी फोलिकुलर स्टेज होती है, जब वहां पर ग्लो आता है दोस्तों, जो यूट्रस की वॉल की थिकनेस है वो बढ़ती है दोस्तों, जो हर मेंसेस में वो वॉल निकलती रहती है दोस्तों। नॉर्मल अगर देखा जाए तो 10 मिलीमीटर 10 mm जो होता है यूट्रस की थिकनेस होगी, तो डेफिनेटली वहां पर इम्प्लांटेशन की स्टेज बनती है। इससे कम होना या इससे ज्यादा होना, ये दोनों कंडीशन इनफर्टिलिटी को डेवलप करती है दोस्तों। तो ये अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर इंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो गई है दोस्तों, तो ये फैलोपियन ट्यूब जो होती है, फैलोपियन ट्यूब तक, एब्डोमेन तक, इवन पेल्विक रीजन और वेजाना तक ये इंडोमेट्रियोसिस की लेयर फैल जाती है दोस्तों। और यही वो कारण है दोस्तों जिनको रिकरेंट इस तरह के बार बार एंडोमेट्रियोसिस होती है, जो अपना हाफ ट्रीटमेंट करता है दोस्तों। मतलब ज्यादा समय तक वो डॉक्टर के पास जाता नहीं है, उसको ये लगता है कि मैं ठीक हो गई, अब मुझे जाना नहीं है दोस्तों। जब तक डॉक्टर मना नहीं करे, जब तक उसको जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये रिकरेंट होता है। जब तक पूर्ण रूप से एंडोमेट्रियोसिस क्योर नहीं होती, तब तक उसे कंटिन्यू ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये हमको भी समझाना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर मान लीजिए एंडोमेट्रियोसिस पूर्ण रूप से कवर नहीं होती है दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए कि फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉकेज का सबसे मेन कारण होता है इंडोमेट्रियोसिस होना दोस्तों। इवन अगर मान लीजिए पेल्विक रीजन में फैल जाती है, वेजाना तक अगर फैल जाती है दोस्तों, अगर फैलोपियन ट्यूब तो ब्लॉक हो गई होगी, अगर वेजाना तक फैल जाती है दोस्तों, तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है जिसको हम डिस्पैरेनीमिया बोलते हैं दोस्तों। डिस्पैरेनीमिया का मतलब होता है दोस्तों पेनफुल इंटरकोर्स। ये वो कंडीशन होती है जिसमें इंडोमेट्रियोसिस की सजा जो होती है दोस्तों, वो फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करने के साथ साथ वेजाइनल रीजन को भी प्रभावित कर देती है, उसके सिक्रेशन को भी प्रभावित कर देती है, उसके पीएच को भी प्रभावित कर देती है दोस्तों। और उस कंडीशन में डिस्पैरेनीमिया डेवलप हो जाता है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है दोस्तों। कभी कभी तो इंटरकोर्स के बाद ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन चीज है दोस्तों, जो हमको डेली प्रैक्टिस में, टेबल प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं रिकरेंटली देखने को मिलेगी दोस्तों। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम है वो अनहेल्दी हो जाता है, नॉर्मली अनहेल्दी हो जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं तो यहां पर यूट्रस पे जब इम्प्लांटेशन की स्टेज आती है, यानी जायगोट बनकर वो इम्प्लांट होना शुरू होता है दोस्तों, तो 10 mm से अगर कम होगा तो भी एबॉर्शन हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा होगा तो भी एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली 10 mm के लगभग 1 या 2 mm आगे पीछे हो सकता है, इससे कम ज्यादा नहीं चलेगा दोस्तों। और ऐसी कंडीशन में एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजेस हैं, जब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं तो हमको इसके साथ में बहुत सारे साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसके आधार पर हम डायग्नोसिस करते हैं कि यहां पर इसको एंडोमेट्रियोसिस है, इसी कारण से इसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों, यूट्रस में ही एक और चीज जो कॉम्प्लिकेटेड होती है वो होती है फाइब्रॉइड दोस्तों। फाइब्रॉइड यूट्रस की साइज जब किसी भी चीज में, जैसे बल्कि यूट्रस हुआ दोस्तों, हम एडल्ट लाइफ में देखते हैं दोस्तों, जब एक बार डिलीवरी होती है, 2 बार डिलीवरी होती है, या ओल्ड एज में देखते हैं तो बल्कि यूट्रस होता है दोस्तों। तो बल्कि यूट्रस में यूट्रस की साइज बढ़ जाती है दोस्तों। यदि इंटरनल फाइब्रॉइड हो गया दोस्तों, तो वो इंटरनल फाइब्रॉइड वहां पर किसी भी प्रकार से इंप्लांटेटेड जो चाइल्ड होता है, जो फीटस होता है दोस्तों, उसको वहां पर ग्रोथ नहीं करने देता है दोस्तों। अगर वो ग्रोथ नहीं करने देगा तो उसको तुरंत अबॉर्ट कर देगा दोस्तों। ये वहां पर कॉमन रूप से हमको देखने में आता है दोस्तों। एक यूट्रस के साइज पे भी इनफर्टिलिटी डिपेंड करती है दोस्तों। जनरली एंटीरो पोस्टीरियरली होता है दोस्तों, अर्थात एंटीरो पोस्टीरियरली फ्लैट होता है यूट्रस दोस्तों। लेकिन जब कंडीशन देखें तो बाइकॉन्वेट या यूनिकॉन्वेट होता है दोस्तों। तो यूट्रस की साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो फर्टाइल होगा या नहीं होगा दोस्तों। तो यूट्रस की साइज अगर वहां पर कम या ज्यादा होती है तो वो भी एक तरह से इनफर्टिलिटी को काज करता है दोस्तों।
कई और भी कंडीशंस होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन हो गया है, एंडोमेट्रोसिस हो गई, वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत एक्रिड हो रहा है दोस्तों, इन्फेक्शन हो रही है, तो इस कंडीशन में अगर मान लीजिए फाइब्रिलिन बंद हो गया, जब फाइब्रिया तक अगर मान लो फैलोपियन ट्यूब तक एंडोमेट्रोसिस हो रही है और अगर फाइब्रिया ही बंद हो गया दोस्तों, तो पेरिटोनल कैविटी में जो ओव्यूलेशन के कारण ओवम आएगा उसको अंदर फैलोपियन ट्यूब में इंगल्फ नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो ये भी कारण होता है दोस्तों। तो यहां पर मोस्टली केसेस में ये सारी कंडीशंस देखने को हमको मिलती है दोस्तों। इसके अलावा अब बात करते हैं दोस्तों ओवरी की। ओवरी से भी बहुत सारी कंडीशन रिलेटेड होती है दोस्तों, जिनको हम हमारी डेली प्रैक्टिस में देखते आ रहे हैं दोस्तों, जैसे पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज दोस्तों। ऐसी कंडीशन में जब वहां पर कंटिन्यू एग बनना ही बंद हो जाता है दोस्तों, या अगर बनता है तो माल फॉर्मेशन होता है दोस्तों, वो पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं हो पाता दोस्तों, तो ये भी एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर ओवरी जो होती है वो अंडे को, मतलब जो ओवम होता है दोस्तों, उसको ओव्यूलेट ही नहीं कर पाती दोस्तों। तो ये भी पीसीओएस या पीसीओडी जो होता है एक मोस्टली डेंजरस कंडीशन होती है, जो अगर पहले की कंडीशन देखें और अभी की कंडीशन देखें दोस्तों, तो आजकल जो होता है ये 20 to 30 इयर्स में भी देखने में आ रहा है दोस्तों। इवन 14 से 16 साल की बच्चियों को भी फाइब्रॉइड देखने में आ रहा है दोस्तों, और साथ में पीसीओडी भी देखने में आ रहा है दोस्तों। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पर एंड्रोजन हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट हमको देखना पड़ेगा, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस को देखना पड़ेगा दोस्तों। हेल्दी अगर ओव्यूलेशन होगा तो मतलब हार्मोन नॉर्मल है, लेकिन अगर अनहेल्दी ओव्यूलेशन होता है या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है दोस्तों, तो वहां पर हमको थायराइड हार्मोन यानी कि टीएसएच और एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन के बारे में पूरा कंफर्मेशन होना चाहिए दोस्तों। जब इन हार्मोन का कंफर्मेशन हो जाता है तो हमको समझ में आ जाता है कि इनफर्टिलिटी का क्या काज है दोस्तों। दूसरी बात करें दोस्तों, जो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है दोस्तों, ये एंटी मुलेरियन हार्मोन का अगर नॉर्मल वैल्यूज देखें हम तो 1 से 2 होता है दोस्तों। जब नॉर्मल वैल्यूज 1 से कम हुआ तो भी फर्टिलिटी नहीं है दोस्तों। आप आईवीएफ भी करा ले तो भी वो फर्टाइल नहीं होगा। यही कारण है कि जब एमएच 1 से कम होता है या 1 से 2 से ज्यादा होता है, दोनों कंडीशन में वहां पर फर्टिलिटी संभव नहीं होती है दोस्तों। यहां पर नॉर्मली 1 या 2 होना जरूरी है। ये डायग्नोस करता है कि आपके बॉडी में ओव्यूलेशन की प्रोसेस या फर्टिलिटी पावर जो होता है वो क्या है। अगर 1 से 2 के बीच में है यानी कि आपका फर्टिलिटी पावर ओके है दोस्तों, आप कंटिन्यू फर्टिलाइज स्टेज में जी सकते हैं दोस्तों। कम या ज्यादा होने पर भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं दोस्तों। अगर प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है दोस्तों, तो मान के चलिए कि ऐसी कंडीशन में भी ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाएगा, मिल्किंग होने लगेगा, और यह भी एक तरह से इनफर्टिलिटी का कारण होता है, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक से वहां पर कंट्रोल होता है दोस्तों। जब नेगेटिव फीडबैक वहां पर हो जाएगा तो वो भी हार्मोनल इंपैक्ट पैदा करेगा, और जब इस तरह का हार्मोनल इंपैक्ट होगा दोस्तों, तो मान के चलिए कि प्रेगनेंसी संभव नहीं है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जनरल फैक्टर जो आजकल देखने में आ रहा है, ओबेसिटी या फिर लोअर वेट दोस्तों। बहुत कम वेट है दोस्तों, बहुत कम बीएमआई है, तो उसमें भी चांसेस होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का। जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है तो भी फर्टिलिटी नहीं होती है दोस्तों। अगर ओबेसिटी है दोस्तों, तो ओबेसिटी भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी में बहुत बड़ा रोल अदा करती है दोस्तों। यदि कोई लेडीज बहुत ज्यादा स्मोकिंग करती है या उसका कहीं पैसिव एक्सपोजर हो रहा है दोस्तों, वो भी एक तरह से इनफर्टिलिटी में इन्वॉल्व होता है दोस्तों। कोई अल्कोहल का यूज कर रहा है, एक्स्ट्रा अल्कोहल ले रहा है दोस्तों, वो भी यहां पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है दोस्तों। अगर हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो हम लोगों को सारी चीज क्लियर हो जाती है जनरल हमारी टेबल प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जब हम मेजर केस को हैंडल करते हैं दोस्तों, तो वहां पर टीएसएच, एफएसएच, एलएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये सारी चीजें हमको इंडिकेट करना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा जब हमको डायग्नोस्टिक पॉइंट अगर इनमें से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो हमको ब्लॉकेज अगर देखना होता है दोस्तों, तो हम एचएसजी कराते हैं दोस्तों। एचएसजी के अंतर्गत भी हम लोगों को हिस्टोसाल्पिंग्राफी जिसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत भी हम इनफर्टिलिटी को डायग्नोस कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी चीज ऐसी होती है दोस्तों जो सबसे कॉमन रूप से यहाँ प्रभावित करती है, वो होती है एमएच, एएमएच यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन का लो होना दोस्तों। नॉर्मल मैंने बताया 1 से 2, अगर नॉर्मल से नीचे है या ज्यादा है दोस्तों,
तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, आप लोग कैसे डायग्नोसिस करेंगे टेबल प्रैक्टिस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों। एमएच की बात करें दोस्तों तो फॉलिकल्स के बनने का एक मीटर है दोस्तों, ये जो एज बढ़ने के साथ डाउन होता है दोस्तों। जैसे जैसे एज बढ़ेगी एंटी मुलेरियन हार्मोन का रिग्रेशन शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब फीटस स्टेज में रहता है दोस्तों तो वहां पर 3 से 6 मिलियन के करीब करीब वहां पर उसके प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स पाए जाते हैं दोस्तों। जैसे जैसे वो जन्म लेगा तो वो हो जाएगा 1 मिलियन के आसपास। जैसे प्यूबर्टी के आसपास जाएगा 3 लाख से 6 लाख के आसपास वहां पर उसके फॉलिकल रह जाएंगे दोस्तों। तो जैसे जैसे आगे की तरफ प्रोग्रेस होता है दोस्तों उनका एंटी मुलेरियन हार्मोन का लेवल लो होने लगता है दोस्तों। आजकल अगर आप देखेंगे दोस्तों जो जस्ट मैरिड लेडीज है दोस्तों उनमें भी मीनोपॉज में जनरली कम होना चाहिए, लेकिन उन लेडीजों में भी 20 से 30 की एज के बीच में भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा लो एमएच देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर एमएच ज्यादा होगा तो एफएसएच भी ज्यादा होगा दोस्तों। ऐसी कंडीशन में एस्ट्रोजन लो हो जाता है दोस्तों। ये भी नॉर्मली एफएसएच के ज्यादा बढ़ने पर फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी दोस्तों, या अगर फॉलिकल की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है दोस्तों तो एस्ट्रोजन यूट्रस की लाइनिंग को डेवलप करता है वहां पर ताकि यूट्रस में इंप्लांटेशन अच्छे से हो सके। लेकिन यदि एमएच ही नहीं होगा दोस्तों, जब लो काउंट होगा तो एफएसएच और एस्ट्रोजन बनेगा क्या? नहीं बनेगा दोस्तों। एएमएच और एमएच के लो होने से एफएसएच और एस्ट्रोजन जब लो बनेगा दोस्तों तो डेफिनेटली वहां पर डेवलपमेंटल स्टेज डिस्ट्रक्ट हो जाएगी दोस्तों, उनका डिसफंक्शन शुरू हो जाएगा दोस्तों। और लगातार ब्रेन को ये बार बार मैसेज जाएगा कि आप ओवरी में फॉलिकल नहीं बन रहा है, आप वहां पर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कीजिए और फॉलिकल्स को बनाने में मैच्योर करने में मदद करिए दोस्तों। लेकिन वहां से जब मैसेज ओवरी के पास जाएगा तो जब एमएच ही ऑलरेडी लो है तो क्या ओवरी फॉलिकल्स बना पाएगी दोस्तों? नहीं बना पाएगी। और ये बहुत ही डेंजरस इफेक्ट होता है जिनको हम ईएच से बहुत इजीली तरीके से इसके फंक्शनल एनाटॉमी और फंक्शनल फिजियोलॉजी को समझकर हम कवर कर सकते हैं दोस्तों। बहुत इजी है। 3 to 6 मंथ में आप किसी का भी एएमएच को एंटी मुलेरियन हार्मोन को लो से न्यूट्रल कर सकते हो दोस्तों, या हाई है तो हाई से भी न्यूट्रल कर सकते हो दोस्तों। यहां पर क्या होगा कि आप जब देख रहे हो कि किसी को फॉलिकल्स नहीं बन रहा है, इस आदमी इस लेडीज का जो है एएमएच जो होता है लो है, तो आप प्रैक्टिकली कैसे डायग्नोसिस करेंगे दोस्तों? बहुत ही इजी है दोस्तों। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है कंटिन्यू, मेंसेस उसका रेगुलर होता है तो बहुत सारे सिम्टम्स शो करेगा दोस्तों। वो महिला आपको बहुत सारे सिम्टम बताएगी कि उसको लगातार मूड स्विंग होता रहता है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लग जाता है, कभी रोने लगती है, साइकोलॉजिकल मूड चेंजेस होना शुरू होते हैं दोस्तों। उसको रेगुलर मेंसेस तो रहेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेंसेस में, बिल्कुल रेगुलर रहेगा। लेकिन लेडीज बोलेगी कि मुझे महीना ही नहीं जाता, बहुत कम। मेंसेस का जो फ्लो होगा दोस्तों बहुत ही स्कैंटी होगा, बहुत ही लो मार्जिन में होगा दोस्तों। स्पॉटिंग ज्यादा दिखेगी लेकिन बहुत ही स्लो क्वांटिटी में, बहुत ही स्लो यानी कि स्कैंटी होता है दोस्तों। अगर उसको हम लोग रिलेशन देखेंगे दोस्तों तो वो इंटरकोर्स के लिए, अपना रिलेशन को मेंटेन करने के लिए मन ही नहीं बना पाएगी दोस्तों, इंजॉयमेंट ही नहीं कर पाएगी किसी चीज के साथ। ये वहां पर हमको देखने को मिलता है। और इसी के साथ में एक कंडीशन और ऐड हो जाती है दोस्तों जो कि इनफर्टिलिटी का बहुत ही कॉमन काज होता है, उसको बोलते हैं एनओव्यूलेटरी साइकिल। अर्थात मेंसेस तो होगा लेकिन ओवम नहीं रिलीज होगा दोस्तों। और जब एनओव्यूलेटरी साइकिल होगी तो ये भी एक कारण बनेगा इनफर्टिलिटी का दोस्तों, क्योंकि यहां पर जब एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन लो है तो जब फॉलिकल से नहीं बनेगा, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, तो कैसे आपको वहां पर साइकिल रेगुलर होगा? इसलिए एनओव्यूलेटरी साइकिल भी यहां पर आपको मिलेगा दोस्तों। सबसे बड़ी चीज यहां पर कॉमन रूप से मैंने बताया था न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है दोस्तों। तो जो लोग अंडरवेट होते हैं या जो ओबेस भी होते हैं उन लोगों में भी बहुत लोगों में हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। एक होता है फॉलिक एसिड, जो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है या विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है दोस्तों, कम होने पर इनको बढ़ाना चाहिए दोस्तों। जब एएमएच लो होता है तो किसी भी कंडीशन में हमको फॉलिक एसिड और विटामिन डी उन लोगों को कंटिन्यू कराना पड़ता है दोस्तों। जब ये कंडीशन होती है तो वहां पर नॉर्मल कंडीशन डेवलप हो जाती है दोस्तों। ये स्पेशली है दोस्तों,
ये स्पेशली साइन होता है जो यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। अगर हम हल्की हल्की एक्सरसाइज कराएं दोस्तों, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएं, जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लोग कराते हैं दोस्तों, तो ये वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जो बहुत सारे रामदेव बाबा बताते हैं दोस्तों, अनुलोम विलोम प्राणायाम कपालभाति, ये वो प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर हमारी पूरी हार्मोनल मैकेनिज्म को मेंटेन किया जाता है दोस्तों। तो ये सारी एक्टिविटीज जब हम लोग यहाँ मेंटेन करेंगे तभी हम इनफर्टिलिटी के केस को क्योर कर पाएंगे दोस्तों। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, जैसे मैंने पीसीओडी बताया, तो थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं आपको दोस्तों। जब पीसीओडी की बात होती है दोस्तों, तो यहां डेफिनेटली एंड्रोजन लेवल जो होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और नॉर्मल हार्मोन जो मेंसेस को रेगुलेट करता है दोस्तों, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अर्थात एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहां पर गड़बड़ होगा और ओव्यूलेशन नहीं होता है दोस्तों। यहां पर प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, जिससे इंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है दोस्तों, जो इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी होती है, वो नहीं बढ़ पाएगी दोस्तों। और जब इंडोमेट्रियम की थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे मोस्टली यहां पर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो हमको ये भी इंडिकेशन देखना है कि इनफर्टिलिटी हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई डेंजरस स्टेज तो डेवलप नहीं हो रही दोस्तों। यहां पर हमको मोस्टली ये देखने को मिलेगा दोस्तों। ओबेसिटी, अगर हम देखेंगे, जब जिन लोगों को मेंसेस रेगुलर नहीं होता दोस्तों, 2-2 महीने स्किप हो जाता है, तो उन लेडीजों में ओबेसिटी देखने को मिलती है दोस्तों। उनमें कैरेक्टर देखेंगे तो एक्ने देखने को मिलेगा दोस्तों। सॉरी, जनरली एक्ने ऐसी कंडीशन में देखने को मिलता है दोस्तों। फेस पे देखने को मिलेगा, एब्डोमेन पर, बैक पर देखने को मिलेगा, और यहां पर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो किसी भी कंडीशन में प्रेगनेंसी नहीं होगी दोस्तों। ज्यादा अगर ओवम बनने लगे दोस्तों, ज्यादा अगर वहां ओवम बनेंगे तो डेफिनेटली बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मैच्योर ही नहीं होंगे। और जब मैच्योर ही नहीं होंगे तो दोस्तों आप मान के चलिए इंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेसिया हो जाएगा दोस्तों। वहां पर जब हाइपरप्लेसिया डेवलप हो जाएगा तो ऐसी स्टेज डेवलप होगी जो इनफर्टिलिटी को 100% इंडिकेट करती है दोस्तों। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ऐसा साइंस है दोस्तों जिसको अगर हमने फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल बेस पे समझ लिया, तो मैटी जी ने हमको वरदान दिया है दोस्तों ऑर्गन की रेमेडी देकर। और रेमेडी दी है दोस्तों, मेडिसिन नहीं दी है उन्होंने, रेमेडी दी है। जैसे होम्योपैथ की बात करें तो हर सिम्टम्स के लिए एक मेडिसिन काम करती है दोस्तों, लेकिन जब हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर रेमेडी दी गई है। एक एक मेडिसिन में कई कई प्लांटेशन को डिफरेंट काम के हिसाब से, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनको कैसे पॉजिटिव वे में भेजना है, नेगेटिव वे में, मिडिल एज में भेजना है या नेगेटिव वे में भेजना है, सारी चीज को वहां पर इक्वली मेंटेन करके बहुत ही डिटेल स्टडी करके महात्मा मैटी जी ने उसको सेट किया है दोस्तों, जिसका उपयोग करके हम बहुत इजीली इन कंडीशंस को ठीक करते हैं। जैसे एक छोटी सी बात करें, पीसीओडी का मैं कैरेक्टर बताऊं दोस्तों, पीसीओडी को आप C1A1G D4 में देकर बहुत इजीली कवर कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने इसको अल्टरनेट कर दिया C12G या C12B के द्वारा दोस्तों, तो आप जब D4 में देंगे, आप कैरेक्टर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही तेजी के साथ पेशेंट रिकवर हो जाता है। इसी के साथ में अगर आप थोड़ा सा और चेंज करें, अगर हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है और उसके साथ में यूट्रस भी इन्वॉल्व हो गया दोस्तों, और डिसीज की स्टेट अगर सेकंड कैटेगरी में आ चुकी है दोस्तों, तब वहां पर आप S2C2A2 वेन-1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके D4 में इस केसेस को क्योर कर सकते हो दोस्तों। बहुत इजी फिनोमिना है, लेकिन इसको समझना है कि ये मेडिसिन कैसे काम करती है। यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमारे सेमिनार में ज्वाइन कीजिए, आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा ये मेडिसिन क्यों सिलेक्ट की गई, इसका फंक्शनल कहां पर इंपैक्ट है, स्ट्रक्चरल कहां पर इंपैक्ट है, और इसको किस पैमाने पर देना है, और कितने दिन में कैसे कैसे डोज को परिवर्तित करना है, कैसे बेस बनाना है, और इसका उपयोग कैसे करना है दोस्तों, ये सारी चीज बताई जाएगी। सेकंड जो केस होता है दोस्तों, वो होता है बल्की यूट्रस का दोस्तों। जब हार्मोन इंबैलेंस हो जाता है और इंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेडिंग हो जाती है दोस्तों, जहां पर कहीं ना कहीं फाइब्रोस डेवलप होता है, फाइब्रो जो डेवलप होता है वो कहीं ना कहीं नॉन कैंसरस होता है दोस्तों, और 20 से 80% महिलाओं में डेफिनेटली उनकी एज में कभी ना कभी इससे उनको आर पार होना पड़ता है दोस्तों। मैक्सिमम 60% लेडीज में देखने को मिलता है दोस्तों। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, इसमें यूट्रस की वॉल जो होती है दोस्तों स्वलन हो जाती है, फूल जाती है दोस्तों, और इसी वजह से दोस्तों ये रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर चूंकि इनके बीच में होता है, इसलिए जब ये वाल फूलेगी तो दोनों तरफ से
इन पर प्रेशर आएगा, यानी यूरिनरी ब्लैडर पे भी प्रेशर आएगा और आपके रेक्टम पे भी प्रेशर आएगा दोस्तों। जब इन रीजन पे प्रेशर आएगा तो सिम्टम्स आपको वही मिलेंगे जो प्रेशर इफेक्ट के आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ये वो कंडीशन होती है दोस्तों जब लेडीज फर्स्ट डिलीवरी के बाद में परमानेंट रेस्ट नहीं कर पाती दोस्तों। मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने तक उनको हार्मोन बैलेंस करने के लिए रेस्ट करना चाहिए दोस्तों। अगर वो न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेती है तो उसको बल्कि यूट्रस देखने को 100% मिलेगा दोस्तों। तो ये वो कंडीशन होती है जब हमको ये समझना पड़ेगा कि उस कंडीशन में जब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी डेवलप होती है तो ये भी एक कारण होता है दोस्तों। वहां पर हेवी ब्लीडिंग होगी दोस्तों, उसको पेन आएगा, क्रैम्प्स आएंगे, उसको लेग्स तक क्रैम्प्स जाएंगे दोस्तों। ये बहुत कॉमन रूप से टेबल प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो जब ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों तो हम लोगों को S2, C1, L2, F1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या अकॉर्डिंग टू कंडीशन W इलेक्ट्रिसिटी आपको यहां पर थर्ड डायल्यूशन में यूज करना है दोस्तों। ये बहुत ही शानदार मेडिसिन है जिससे मैक्सिमम केसेस को मैं बल्कि यूट्रस को कवर कर चुका हूं दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। थर्ड कंडीशन होती है दोस्तों पेल्विक इंफेक्शियस डिसीज। ये बहुत कॉमन है इनफर्टिलिटी में दोस्तों। बहुत बार क्या होता है, यूट्रस हुआ, फैलोपियन ट्यूब हुई, ओवरी हुई, इनमें स्वेलिंग हो जाती है दोस्तों। चाहे वो गोनोकोकस के द्वारा हो, क्लेमाइडियल नामक बैक्टीरिया के कारण हो, किसी फंगस के कारण हो, या और भी किसी बैक्टीरिया, फंगस के या वायरस के कारण हो दोस्तों। जब पेल्विक इंफेक्शन डिसीज डेवलप हो जाती है दोस्तों, जनरली हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि वेजाइना का पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है दोस्तों। अगर मान लीजिए वो पीएच ज्यादा हो जाए दोस्तों तो उस कंडीशन में पेल्विक इंफेक्शियस डिसीज डेवलप होना बहुत कॉमन हो जाता है, चाहे सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण हो या मेंस्ट्रुएशन के द्वारा हो या फिर वहां पर एबॉर्शन के बाद हो या डिलीवरी के बाद हो दोस्तों। वहां का जो पीएच लेवल मेंटेन नहीं होता है, अल्टर हो जाता है, और उस अल्टर के कंडीशन में वहां पर पेल्विक इंफेक्शन डिसीज हिंदुस्तानी एटमॉस्फेयर के हिसाब से बहुत कॉमन रूप से हमको देखने को मिलता है। जिसे जब हम कैरेक्टराइज करते हैं दोस्तों तो हमारे पैर के या पेट के पिछले हिस्से में हमको दर्द होता है दोस्तों, दोनों साइड में हमको दर्द महसूस होता है। इवन हमको जब हम बाथरूम करते हैं यानी यूरिनेशन करते हैं तो उस दौरान भी उनको दर्द या बर्निंग सेंसेशन होता है दोस्तों। डिस्पैरेन्यूरिया यहाँ पर देखने को मिलता है, लो ग्रेड फीवर बना रहता है, जो एब्डोमिनल रीजन में पेडो रीजन होता है दोस्तों वहां पेन होता है, और इसके साथ साथ सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर होता है जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा दुर्गंधित होता है। तो इस चीज से हम वहां पर डायग्नोसिस करते हैं और उस डायग्नोसिस का फीडबैक लेकर हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों। यदि हम यहां पर बात करें दोस्तों तो S2C2 का रोल बहुत जबरदस्त होता है दोस्तों। S2C2 L1B इसको हम D5 में चलाएंगे, उसको अल्टरनेट करेंगे A2C5 N1G से दोस्तों D5 में। इसको अल्टरनेट करने से पूरा गायनिक एरिया जो होता है वहां पर उसका पूरा जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है दोस्तों। और जब वहां पर चेंज हो जाएगा तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को ग्रोथ करने की जगह नहीं मिलती है, पूरा वॉशिंग एरिया डेवलप हो जाता है, और इस प्रकार से पीआईडी से हम उसको मुक्त कर सकते हैं दोस्तों। तो ये छोटा सा मैंने डायग्नोस्टिक अप्रोच दिया था दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों ने ज्वाइन किया मेरा सेमिनार जो फ्री वेबिनार है, तो मैं आपको 2 गिफ्ट देता हूं दोस्तों। सबसे पहला गिफ्ट देता हूं यूट्राइन फाइब्रोइड के बारे में मेरा टेबल प्रैक्टिस का पूरा नॉलेज, और सेकंड में दूंगा आपको दोस्तों जो आजकल के बहुत कॉमन कंडीशन है एंजियोस्पर्मिया। ये दोनों चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जिनके बारे में पूरा डिटेल स्टडी आपको मेरे सेमिनार में दिया जाएगा। अगर आप ज्वाइन करेंगे दोस्तों तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है दोस्तों। कल से शुरू हो रहा है मेरा सेमिनार डेली। पहले 5 दिन में आपको पूरा मेल और फीमेल पूरा फिजियोलॉजिकल फंक्शन पूरा सिखाया जाएगा और पूरा प्रोटोकॉल बताया जाएगा डिटेल कि कौन सी मेडिसिन कहाँ काम कर रही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, कौन सी सिंगल 39 मेडिसिन और कौन सी जो कंबाइंड मेडिसिन है, कंपाउंड मेडिसिन है, वो कैसे काम कर रही है दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। उसके बाद में आगे के 5 दिन में मेन इनफर्टिलिटी का पूरा प्रोटोकॉल, पूरा डायग्नोस्टिकल अप्रोच बताया जाएगा, मैं इन्वेस्टिगेशन दोस्तों, मैं कॉम्प्लिकेशंस, और उसके बाद लास्ट के 5 डेज में आपको पूरा फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। ये तो एक छोटा सा पार्ट है दोस्तों, पार्ट है। इस पार्ट को जब सुनेंगे दोस्तों तो एक एक डिसीज के लिए आपको एक एक दिन रखना पड़ेगा, इतना डिटेल स्टडी है दोस्तों। तो आज हम आपको गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं यूट्राइन फाइब्रॉइड जो
आजकल की बहुत कॉमन समस्या है दोस्तों, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और खास तौर से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर्स में जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए। वो कमी ये है दोस्तों, हम लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं। किसी ने वहां पर ये बता दिया, हम बस उसी फार्मूले को अप्रोच करते हैं। दोस्तों, आप अपने दिल से पूछिए कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब आप उस चीज को समझ जाएंगे एज ए फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल बेस, तो आपकी मेडिसिन भी आपके हाथ में रहेगी दोस्तों। आपके हाथ से मेडिसिन चलेगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। वही चाहता हूं मैं, और उसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं दोस्तों। तो यूट्राइन फाइब्रोइड्स क्या होता है दोस्तों? यूट्रस की जो नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है दोस्तों, उन ग्रोथ को हम यूट्राइन फाइब्रोइड कहते हैं दोस्तों, जो कि प्राय चाइल्ड बीयरिंग ईयर के दौरान हमको देखने को मिलती है दोस्तों। जब प्रेग्नेंट होने की क्षमता उस लेडीज में आ जाती है, उसी दौरान अगर किसी कारणवश एब्नॉर्मल ग्रोथ होती है यूट्राइन वॉल में, तो वो यूट्राइन फाइब्रोइड का रूप ले लेती है दोस्तों। इसको हम जनरल मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लियोमायोमास या मायोमास भी कहते हैं दोस्तों। जो आप इससे कंफ्यूज मत होइए कि ये कोई कैंसर है, ये नॉन कैंसर होता है दोस्तों। लेकिन लियोमायोमास या मायोमास नाम जब इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दिया जाता है, तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, ये सिंपल कैटेगरी है दोस्तों। यूट्राइन फाइब्रोइड जो होता है दोस्तों, यूट्रस कैंसर की इंक्रीज रिस्क के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए ये नॉन कैंसरस होता है दोस्तों। जब पेशेंट आपके पास आते हैं, तो आप उनको समझाइए कि ये कंडीशन नॉन कैंसरस है, घबराइए नहीं आप। लेकिन इसके सिम्टम ऐसे होते हैं कि पेशेंट घबरा जाता है दोस्तों, और कभी भी ये कैंसर में परिवर्तित नहीं होता है दोस्तों। फाइब्रोइड की साइज की अगर हम बात करें, तो ये हर व्यक्ति में, जो लेडीज होती है उनके यूट्रस के हिसाब से इसकी साइज डिफरेंट डिफरेंट होती है दोस्तों, जो ह्यूमन आईज के द्वारा डिटेक्टेबल नहीं होती है दोस्तों। जब हम इसको अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, तब हमारे सामने आता है कि ये एक प्रकार से बल्की मास होता है, जो यूट्रस के साइज को इनलॉज करके उसको विकृत कर देता है, डिस्टॉर्टेड कर देता है दोस्तों। पेशेंट को सिंगल फाइब्रोइड भी हो सकता है और मल्टीपल फाइब्रोइड भी हो सकता है दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि उसकी ग्रोथ को कितना स्टिमुलेशन मिला है, कौन से हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, किन किन हार्मोन्स की वहां पर प्रॉब्लम्स हुई है, और उन हार्मोन से उसको कितना स्टिमुलेशन मिला है दोस्तों, उसके ऊपर सिंगल या मल्टीपल जो फाइब्रोइड का लेवल होता है वो डिपेंड करता है दोस्तों। पेशेंट को सिंगल और मल्टीपल फाइब्रोइड होते हैं, उनके दोनों के सिम्टम भी डिफरेंट होते हैं दोस्तों। कभी कभी अगर हम सिम्टोमेटिक्स देखेंगे दोस्तों, तो मल्टीपल फाइब्रोइड इतना इनलार्ज हो जाता है दोस्तों कि वो रिब केस तक पहुंच जाता है। जब हमारी रिब्स जो दिखती है, जो रिब्स होती है, जो लंग्स को कवर किए रहती है, ये जो रिब केज होती है दोस्तों, मैक्सिमम मैंने 2 से 3 केस ऐसे देखे हैं जो रिब केस तक लेके आए थे दोस्तों। इतना इनलार्ज हो जाता है फाइब्रोइड। बहुत सी फीमेल्स में यूट्राइन फाइब्रोइड कभी ना कभी उनकी लाइफ के दौरान उनको स्टिमुलेशन मिलता है कि हमें यूट्राइन फाइब्रोइड डेवलप हो गया। बहुत बार नॉर्मल, जब वो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन कर लेता है, अपनी डेली लाइफ को मेंटेन कर लेती है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली वो रिजॉल्व हो जाती है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा समय तक उसके यूट्रस में रह जाता है, तब जाकर वो कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, और तब जाकर सिम्टम उस लेडीज को पता लगते हैं कि उसको यूट्राइन फाइब्रोइड हो गया है दोस्तों। यहां पर बहुत सी वुमन को सिम्टम्स बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता दोस्तों, वो डॉक्टर को बता ही नहीं पाती, बस एक ही चीज बोलती है, हल्का सा पेन होता है और मेंसेस कभी ज्यादा जा रहा कभी कम जा रहा दोस्तों। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। यूट्राइन फाइब्रोइड जो होता है दोस्तों, जब हम पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, और पेल्विक एग्जामिनेशन के बाद में हम जब डायग्नोस करते हैं कि इसको आप अल्ट्रासाउंड कराइए, आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूट्राइन रीजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। जब अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट आती है, तब हमको क्लियर दिखता है कि यहां पर इंट्रा या एक्स्ट्रा यूट्राइन फाइब्रोइड हमको देखने को मिलता है दोस्तों। कारण क्या होता है? कारण भी बहुत सिंपल है दोस्तों। कोई नहीं जानता है कि वुमेन में ये ट्यूमर्स क्यों डेवलप होता है दोस्तों, कोई नहीं बता सकता। इसलिए मैंने कहा सिंपल होता है। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हो दोस्तों, ग्रोथ फैक्टर में अल्टरेशन होता है दोस्तों सॉरी बॉडी में अगर ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स का निर्माण होता है दोस्तों, जिसके कारण सेल का जो प्रोलिफरेशन होता है वो एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका रेट बढ़ जाता है दोस्तों। वहां पर जो एक्सप्रेशन होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है। जो वैस्कुलर सिस्टम होता है दोस्तों, उसका जो ब्लड वेसल्स होता है, वहां पर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो जाती है दोस्तों। और यहां पर जब इंजुरीज होती है दोस्तों, तो उसी टिश्यू के रिस्पॉन्सेस के कारण, ये सभी कारण जो अगर हम देखेंगे, वहां पर जब इस टिश्यू में इस प्रकार के रिस्पॉन्सेस आएंगे, तो फाइब्रोइड के डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं दोस्तों। और सिंपली कोई साधारण सी महिला में भी ये फाइब्रोइड
डेवलप हो जाता है निम्नलिखित कारणों से दोस्तों। तो जब हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं दोस्तों, तो फैमिली हिस्ट्री भी एक की फैक्टर होता है दोस्तों। इसलिए प्राय अगर ये कंडीशन देखें तो उसी फैमिली में, उसी वुमेन में फाइब्रॉइड की डेवलपमेंट की हिस्ट्री पाई जाती है जिसमें हेरिडिटरी कैरेक्टर भी होता है, अर्थात जातीयता भी यानी रेस भी इसमें एक रोल प्ले करती है दोस्तों। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज की वुमेन में 2 से 3 गुना ज्यादा फाइब्रॉइड डेवलप होते हैं दोस्तों। रेसेस वुमेन की तुलना में हम लोग कंप्लीटली ये चीज को देखें तो हिंदुस्तान में भी जो काले सांवली लेडीज होते उन लोगों में जनरली जो है फाइब्रॉइड डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं दोस्तों। अफ्रीकन वुमेन में अगर हम देखें तो हेरिडिटरी रूप से फाइब्रॉइड यंगर एज में भी डेवलप हो रहा है दोस्तों। 20 इयर्स की एक एज निकाली है उन लोगों ने, तो वहां पर 20 इयर्स की एज में बहुत कॉमन है कि उनको यूट्राइन फाइब्रॉइड हो जाता है, उनके सिम्टम्स उनको आने लगते हैं दोस्तों। यहां पर जो मतलब गोरे वर्ण की महिला होती है दोस्तों, उनमें भी फाइब्रॉइड को जो सिम्टम्स होते हैं वो टिपिकली 30 से ऊपर की एज में ज्यादा मिलते हैं दोस्तों। 30 से 40 इयर्स की एज के दौरान उन लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों। जब वहां पर अर्ली प्रेगनेंसी का काम होता है दोस्तों, यानी फाइब्रॉइड के डेवलप होने के जो चांसेस होते हैं या संभावना जो होती है उसको कम कर देती है अर्ली प्रेगनेंसी दोस्तों। इसलिए जो लेडीज लेट प्रेगनेंसी करती है उन लोगों में फाइब्रॉइड के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। उन गर्ल्स में फाइब्रॉइड ऑब्जर्व नहीं होता है दोस्तों जो अभी अभी प्यूबर्टी में नहीं पहुंची है, मतलब अभी भी प्यूबर्टी में नहीं पहुंची है दोस्तों, किंतु जो एडोलसेंट गर्ल्स होती है दोस्तों वो कभी कभी फाइब्रॉइड उनमें डेवलप होते हुए भी देखा गया है दोस्तों। ये अन्य फैक्टर जो उन लड़कियों को होता है जिनकी 10 इयर्स की एज में मिनार्च हो जाता है दोस्तों, या जिन लोगों को अर्ली मेंसेस हो जाता है यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड उनको 10 इयर्स की एज में हो जाता है, उनमें फाइब्रॉइड होने की शंका जो होती है सबसे ज्यादा रिस्क वहां पर डेवलप हो जाती है दोस्तों। ज्यादा क्वांटिटी में अगर कोई ज्यादा मॉडर्न हो जाता है दोस्तों, खाने पीने में ध्यान नहीं रखता है, बाहर की चीजें ज्यादा खाता है और अल्कोहल का पीना, यूट्राइन इन्फेक्शन बार बार होना दोस्तों, ये हल्का सा हाइपोटेंशन का यानी एलिवेटेड प्रेशर वहां पर अगर मिलता है, स्ट्रेस ज्यादा मिलता है दोस्तों, एंजाइटी ज्यादा मिलता है, तो उस प्रकार की महिलाओं को फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन भी बहुत सारे केसेस में फाइब्रॉइड की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है दोस्तों। ये सारे फैक्टर एस्ट्रोजन से रिलेटेड होते हैं दोस्तों। तो प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है दोस्तों, फाइब्रॉइड का थर्ड भाग इनलार्ज हो जाता है। जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फाइब्रॉइड का जो थर्ड भाग होता है वो इनलार्ज हो जाता है दोस्तों, और बर्थ के बाद वापस वो सिकुड़ जाता है। अगर इस क्वांटिटी में भी अगर प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता है तो मोस्टली केसेस में यहां पर एबॉर्शन हो जाता है दोस्तों। साधारणतः अगर मीनोपॉज के बाद देखें दोस्तों तो फाइब्रॉइड एकदम श्रिंक होने लगता है, किंतु जब पोस्ट मीनोपॉजल हार्मोन थेरेपी के कारण सिम्टम्स वहां पर जब बना रहता है दोस्तों, तो आप देखें कि वुमेन में जो 50 इयर्स की एज में पहुंचती है दोस्तों, उनमें 70 से 80% वुमन में कॉमन रूप से आपको बल्कि यूट्रस के साथ में फाइब्रॉइड देखने को मिलता है दोस्तों। यूट्राइन फाइब्रॉइड बहुत ही छोटा होता है दोस्तों, फ्यू मिलीमीटर्स डायमीटर से 1 इंच तक होता हुआ देखा जाता है। इससे भी बहुत ज्यादा एनलार्जमेंट बहुत रेयर केस में होता हुआ देखा जाता है दोस्तों। तो ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक होता है फाइब्रॉइड का दोस्तों। लेकिन हम बात करते हैं सिम्टम्स की दोस्तों। बहुत सारी वुमेन्स को हम जब देखेंगे तो फाइब्रॉइड होने के बाद भी कोई सिम्टम नहीं आता है दोनों में, लेकिन जिनमें सिम्टम्स आते हैं दोस्तों वो उसकी लोकेशन, उसकी साइट और उसकी फाइब्रॉइड की संख्या के ऊपर वहां पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डालता है दोस्तों। जिन वुमेन में ये सिम्टम्स यूट्राइन फाइब्रॉइड के कॉमन रूप में देखने को मिलते हैं वो इस प्रकार से हैं दोस्तों। सबसे पहला सिम्टम मिलता है हेवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है दोस्तों, कंटिन्यू उसको मेंस्ट्रुएशन की ब्लीडिंग होगी और बहुत ज्यादा होगी दोस्तों। जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है दोस्तों नॉर्मली 4 से 5 दिन, लेकिन यहां पर 7 डेज से और 1 वीक से ज्यादा होता है दोस्तों। जो पेल्विक प्रेशर पड़ता है दोस्तों, वो पेल्विक प्रेशर वहां पर पेन क्रिएट करता है, जैसे मैंने बताया रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर क्रिएट करता है दोस्तों, जो वहां पर पेल्विक पेन को क्रिएट करता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार प्रेशर इफेक्ट के कारण लगातार उसको यूरिन के लिए जाना पड़ता है। ब्लैडर को अगर वो यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने की कोशिश करती है दोस्तों, उस दौरान भी उसको प्रॉब्लम आती है, वो दौरान में भी उसको पेन के सिम्टम, बर्निंग पेन के सिम्टम दिखने को मिलते हैं दोस्तों। ऐसी लेडीज को हमेशा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत लगातार बनी रहती है दोस्तों। ऐसी
ऐसी लेडीज को हमेशा बैकएक की प्रॉब्लम होती है और साथ में लेग्स तक उसको पेन रोटेट करता है दोस्तों। बहुत बार रेयरली केस में फाइब्रॉइड के कारण एक्यूट पेन होता हुआ देखा जाता है दोस्तों। जब ये फाइब्रॉइड आउट ग्रोथ करता है, बाहर की तरफ ग्रोथ करने लगता है दोस्तों, तो जब वहां पर उसकी ब्लड सप्लाई इन्वॉल्व हो जाती है दोस्तों, तो डेफिनेटली वहां पर फाइब्रॉइड लोकेशन के आधार पर जनरलाइज्ड हो जाता है, वहां सब दूर फैल जाता है दोस्तों। तब वहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होता है दोस्तों, वो मस्कुलर यूट्राइन वॉल के अंदर ग्रो करता है। जो मस्कुलर यूट्राइन वॉल होती है उसके अंदर ग्रो करता है दोस्तों, जबकि सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड जो होता है दोस्तों, वो यूट्राइन कैविटी में बल्ज के रूप में डेवलप होता है। और जब सब सीरोजल फाइब्रॉइड होता है जो, तो यूट्रस के आउटसाइड में बाहर की तरफ वो प्रोजेक्ट होता है दोस्तों। तो ये 3 लेयर होती है यूट्रस की, तीनों लेयर को ये इन्वॉल्व कर लेता है दोस्तों। अगर हम डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों, तो यूट्राइन फाइब्रॉइड जो होता है दोस्तों, पेल्विक एग्जामिनेशन के द्वारा हम डायग्नोस कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं दोस्तों, तो अल्ट्रासोनोग्राफी में भी प्राय हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं दोस्तों। जो पेल्विक मास केवल पेल्विक एग्जामिन करने पर फाइब्रॉइड के रूप में डिटरमिन नहीं किया जा सकता जनरली, लेकिन हमको कुछ सिम्टम्स ऐसे मिलते हैं दोस्तों जो वहां पर हमको इंडिकेट करते हैं कि नहीं, हम यूएसजी कराएं, और यूएसजी जैसे कराई जाती है वैसे ही हम लोगों को इस बारे में पता लग जाता है कि इसको फाइब्रॉइड डेवलप हो रहा है दोस्तों। हम इसे ओवेरियन ट्यूमर से अलग कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ओवेरियन ट्यूमर में भी लगभग इसी टाइप के सिम्टम हमको देखने को मिलता है। तो अगर रेयर कंडीशन हो तो सीटी स्कैन, एमआरआई भी आप करा सकते हो दोस्तों। बहुत सिंपल टेक्निक होती है जिसके कारण यूट्राइन कैविटी में फाइब्रॉइड की उपस्थिति को जानने के लिए हम HSG हिस्टोसाल्पिंग्राफी भी या हिस्टोसाल्पिंग्राम भी करवा सकते हैं दोस्तों। बहुत इजीली हम इस चीज को यहां पर डायग्नोसिस कर सकते हैं दोस्तों। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत इजी ट्रीटमेंट होता है दोस्तों। यदि आप कम से कम मेडिसिन का उपयोग करना चाहते हैं तो A2C1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को D4 से शुरू करिए दोस्तों। आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाइए। आप देखेंगे कि आपका फाइब्रॉइड कुछ ही महीनों के अंदर साफ हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपको फाइब्रॉइड है या नहीं है। इसी को आप कोरिलेट करके एक और कॉम्बिनेशन जो सबसे बेस्ट अप्रोच क्रिएट करता है दोस्तों, C12 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट है दोस्तों। यदि आप A2C1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे और उसके साथ अल्टरनेट करके C12 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे दोस्तों, ये दोनों कंडीशन को मेंटेन करेगा। यानी बर्निंग सेंसेशन जो हो रहा है वो भी दूर होगा, एब्डोमिनल पेन भी दूर होगा, यूरिनेशन की प्रोसेस भी बढ़िया होगी, और साथ में उसको जो फाइब्रॉइड जो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो रही है वो भी कंट्रोल होगी, और जो पेन हो रहा है वो भी रिड्यूस होगा दोस्तों। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है दोस्तों, जिसके माध्यम से मैं हजारों लोगों के फाइब्रॉइड दूर कर चुका हूं दोस्तों। अगर हम यहां पर और अगर थोड़ा सा इसको डिटेल करें दोस्तों, अगर कंबाइंड मेडिसिन का यूज करें तो C11 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को वेन टू ब्लू इलेक्ट्रिसिटी के साथ जब अल्टरनेट करके हम D5 से शुरू करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो भी फाइब्रॉइड को मोस्टली केसेस में मैंने कवर किया है दोस्तों। बड़े आसानी के साथ हमको कवर कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कंप्रेस या इसमें गर्म हॉट कंप्रेस अगर देना हो दोस्तों, तो C5 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, C5 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को जब D4 में आप एक्सटर्नल कंप्रेस करते हैं पेडू वाले रीजन में दोस्तों, तो इसके रिजल्ट और तेजी से हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर किसी प्रकार से कोई हार्मोनल इंबैलेंस हो तो हमें S2, A2, C1, F1, Y और B को D4 में शुरू करना है और आगे की तरफ बढ़ना है दोस्तों। इससे भी मोस्टली केसेस में मुझे सफलता मिली है दोस्तों, जिससे मैं फाइब्रॉइड के हजारों केसेस ठीक कर चुका हूं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। आप यूज कीजिए और अपने ग्रुप में फीडबैक दीजिए दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये फीमेल की पूरी बात कर ली मैंने दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग एंजियोस्पर्मिया के दोस्तों, जो मेल का फैक्टर होता है। कल काफी लंबा खींच दिया गया था, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी, इसलिए मैंने वहां पर इसको नहीं बताया दोस्तों। आज हम बता रहे हैं एंजियोस्पर्मिया जो होता है दोस्तों, उस कंडीशन को एंजियोस्पर्मिया कहा जाता है जिसमें सीमन से कोई भी स्पर्म मौजूद नहीं होता है दोस्तों। सीमन में कोई भी स्पर्म नहीं मिलता है दोस्तों। सीमन बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जब उसका लेबोरेटरी में हम सीमन एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो जो एंजियोस्पर्मिया की कंडीशन हमको डायग्नोस होती है दोस्तों। एंजियोस्पर्मिया जैसे कि नाम बताता है दोस्तों, वो कंडीशन जिसमें सीमन का अब्सेंट हो, सीमन में स्पर्म नहीं हो, ये वो कंडीशन होती है एंजियोस्पर्मिया की। ये एक तरह से उस व्यक्ति के लिए एक शॉक जैसा होता है दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर मेन में जीरो काउंट
अगर इस प्रकार का देखने को मिलता है, लेकिन इसका लिबिडो देखेंगे हम दोस्तों, उसका जो ऑर्गेनिज्म देखेंगे वो बिल्कुल नॉर्मल होता है दोस्तों, उसकी सेक्सुअल फंक्शन देखेंगे वो भी नॉर्मल होती है दोस्तों, उसका सीमन भी अगर देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल होता है दोस्तों। लेकिन जब लैब टेस्ट की जाती है तो वहां पर स्पर्म 0 मिलता है दोस्तों। एजियोस्पर्मिया को एस्पर्मिया या सीमन के एब्सेंस से डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बहुत बार ये एक रेयर कंडीशन होती है दोस्तों, जिसमें मेन सीमन सैंपल में स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इजोकुलेट ही नहीं कर पा रहा है दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें हम एनइजैकुलेशन कहते हैं दोस्तों, जो कि इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों, या एक मेडिकल प्रॉब्लम होती है जिसको हम रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं दोस्तों। ये रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन जिसमें सीमन आगे के निकलने के बजाय, पेनिस से बाहर इजैकुलेट होने के बजाय पीछे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है दोस्तों। और यही कारण होता है दोस्तों कि जब यूरिनरी ब्लैडर में जाता है तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर होता है दोस्तों, वो इम्यूनिटी स्टिमुलेट हो जाती है, और यही इम्यूनिटी इस स्पर्म के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है दोस्तों। और यही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के कारण जो स्पर्म की प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है वहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन बनना बंद हो जाता है दोस्तों, जो बहुत कॉमन रूप से एजियोस्पर्मिया में देखने को मिलता है दोस्तों। तो जब इस प्रकार के कारण हमको मालूम है दोस्तों, तो हम टेस्टिकुलर बायोप्सी से या टेस्टिकुलर ट्रस एग्जामिनेशन से हम लोग इसको बहुत अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं दोस्तों। एजियोस्पर्मिया कुछ प्रकार की कंडीशन के कारण होता हुआ देखा जाता है दोस्तों, जैसे जेनाटाइलिया में अगर कोई ब्लॉकेज हो जाए, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया कहते हैं दोस्तों। मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है दोस्तों, उसके अंदर कोई इंफेक्शन हो जाए, जेनाटाइलिया में किसी भी प्रकार की इंजरी हो जाए, कोई वाउंड हो जाए दोस्तों, अंदर मान लीजिए वेरिकोसिल डेवलप हो जाए दोस्तों, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर किसी भी प्रकार की सर्जरी हो गई, उसके कारण कोई डिस्टर्बेंसेस हो जाए दोस्तों, ये सारी वो कंडीशन, रेडिएशन हो जाए, कीमोथेरेपी के कंडीशन हो दोस्तों, जेनेटिक कॉज हो, बहुत सारे पोटेंशियल कारण होते हैं जहां पर अनडिसेंडेंट टेस्टिस हो जाए, यानी कि टेस्टिस ओवम मतलब स्पेशली एब्डोमेन में रह जाए। क्योंकि जब टेस्टिस की ग्रोथ होती है दोस्तों, तो मोस्टली जब तक टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल क्वांटिटी में सिक्रीट नहीं होता है, वो उसका पूरा डेवलपमेंट एब्डोमेन के अंदर होता है। और जब टेस्टोस्टेरोन अपने प्रॉपर लेवल में आ जाता है तो टेस्टिस को नीचे की तरफ लाता है, जिसको हम डिसेंडेंट ऑफ टेस्टिस बोलते हैं। लेकिन जनरली अगर ऊपर ही रह जाए तो उसे हम अनडिसेंडेंट टेस्टिस कहते हैं, जो एक प्रकार से वहां पर टेस्टिकुलर कैंसर को इंडिकेट करती है कि आगे के समय में वहां पर टेस्टिकुलर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों, और इनफर्टिलिटी भी डेवलप होती है दोस्तों। वेरिकोस हो, बहुत सारे मेडिकेशंस होते हैं, जैसे एंटासिड्स, जितने भी स्टेरॉइड्स या एंटीबायोटिक्स होती है दोस्तों, ये भी स्पर्म के जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो प्रोडक्शन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के जो प्रोसेस होती है, उसको रिड्यूस करती है दोस्तों। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं हम, कंजप्शन कर रहे हैं दोस्तों, इलीगल ड्रग्स जितने भी मैरिजुआना हुआ, कोकेन हुआ, अफीम हुआ, जब इनका सेवन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वहां पर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज डेवलप करता है दोस्तों, और स्पेशली स्पर्म जेनेसिस जो होता है उसको रिड्यूस करता है दोस्तों। तो ये बेसिकली हमको देखने को मिलता है दोस्तों। तो एजियोस्पर्मिया में जो सिम्टम्स मिलते हैं दोस्तों, अपने पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर पाना, उस चीज की इनेबिलिटी डेवलप हो जाती है। बॉडी फेट अगर बढ़ जाता है, यानी ओबेसिटी बढ़ जाती है, तब भी एजियोस्पर्मिया या स्पर्म काउंट रिड्यूस हो जाता है दोस्तों। बॉडी में जब हेयर बनने लगते हैं और ब्रेस्ट के टिश्यू बनने लगता है, यानी गायनोकोमेस्टिया के जब कैरेक्टर डेवलप होते हैं, तब भी हमको एजियोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है दोस्तों। क्लियर वाटरी या व्हाइटिश डिस्चार्ज अगर कंटिन्यू पेनिस से निकलता रहता है दोस्तों, तो ये भी कहीं ना कहीं एजियोस्पर्मिया को इंडिकेट करता है दोस्तों। स्क्रोटम में अगर किसी भी प्रकार का एक छोटा सा मास बन जाए दोस्तों, स्वेलिंग हो जाए, ऑर्चेटिस हो जाए दोस्तों, टेस्टिकुलर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, इंजरी हो जाए, वाउंड हो जाए, या किसी प्रकार के सर्जरी की गई हो दोस्तों, तो वहां पर एक वर्म्स का बैग बन जाता है, जिसको हम वेरिकोसील कहते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से हमारी बॉडी में वेरिकोज वेन बनती है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा टेबल प्रैक्टिस में बहुत सारे वेरिकोज वेन के कैरेक्टर देखे होंगे दोस्तों। सेम कंडीशन हमको टेस्टिस के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों। जो वहां के जो वेन्स का जो पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस होता है दोस्तों, एक गुच्छा होता है, वो गुच्छे में जो वाल होते हैं दोस्तों, वो वाल खराब हो जाते हैं, और वो ब्लड का फ्लो जो वहां पर जो टेस्टिकुलर आर्टरी से
जो न्यूट्रिटिव मटेरियल आएगा वो तो आएगा, शुद्ध ब्लड तो आएगा, लेकिन जब वहां से जाने की बारी आएगी दोस्तों, तो वहां वाल खराब होने के कारण जो वेरिकोसील डेवलप होता है, उस कंडीशन में वहां की वेन्स फूल जाएगी, बल्ज हो जाएगी दोस्तों, वो कड़कपन डेवलप कर देगी, और यही एक प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शन होगा स्पर्म को प्रोडक्शन का दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में वेरिकोसील में भी इनफर्टिलिटी डेवलप होती है, जो कारण होता है वहां पर इनफर्टिलिटी का दोस्तों। स्ट्रेस या इमोशनल कंडीशन होती है, जो किसी प्रकार का इमोशनल प्रेशर होता है दोस्तों, इससे भी हार्मोन लेवल कम होता है, जो भी इनफर्टिलिटी या एंजियोस्पर्मिया का एक कारण होता है दोस्तों। यहां पर अगर टेस्टिकल छोटे छोटे हो जाए, मतलब डेवलप ही नहीं हो दोस्तों, बहुत ही कंडीशन में महसूस ही नहीं हो दोस्तों, वेन्स जो इनलार्ज वहां पर हो जाती है, और उस कंडीशन में वो और ज्यादा ट्विस्टेड हो जाती है दोस्तों, जो स्क्रोटम में अलग ही दिखती है। जब हम टार्च की रोशनी से देखते हैं तो वो एरिया हमको अलग ही दिखता है दोस्तों। तो इस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहां से है, जिसमें इसमें एंजियोस्पर्मिया डेवलप हो रहा है दोस्तों। तो अगर हम इन्वेस्टिगेशन यहां पर कराएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हमको वहां पर जो एनालिसिस दिखती है दोस्तों, उसको एनालिसिस करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, फिर हमको एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन लेवल को जांचना है दोस्तों। इनके लेवल से हमको पता लगता है यहाँ पर जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो जरूरी होते हैं दोस्तों, वहां पर हमको सीमन एनालिसिस कराना है। एक बार के सीमन एनालिसिस पे हम इंडिकेशन नहीं कर सकते दोस्तों, मैक्सिमम हर दूसरे तीसरे महीने पर मैक्सिमम 5 डेज का गैप रख के हम जब सीमन एग्जामिनेशन कराते हैं, तो कुछ टेस्ट के बाद में अगर 1 से 2 स्पर्म भी दिखते हैं दोस्तों, तो हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में एंजियोस्पर्मिया में जहां ब्लॉकेज होता है दोस्तों, वो केस बहुत अच्छे से हम हैंडल कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। उसमें हमको टेस्टिस की बायोप्सी या उसकी ट्रस एग्जामिनेशन, वहां पर ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ टेस्टिस करवाते हैं, जिसके माध्यम से पूरा हमको डिटेल नॉलेज मिलता है कि इसके जो किसी भी पार्ट में अगर ब्लॉकेज है तो वो हमारे सामने आ जाती है दोस्तों। बहुत बार हार्मोन लेवल को देखने के लिए सारी टेस्ट कराने के साथ साथ हम लोगों को प्रोलेक्टिन टेस्ट, टीएसएच टेस्ट, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, एचएसएचबीजी, ये सारी टेस्ट हमको करवाना चाहिए दोस्तों। ये अंडरलाइन काज को जब हम डायग्नोसिस कर लेते हैं, तब हमारी बारी आती है दोस्तों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। बहुत सारे केसेस में ट्रीटमेंट करने के बाद जो बहुत ज्यादा बेसिस पे मैं पहुंचा हूं दोस्तों, वो है S3C3L1RE। ये जो मेडिसिन होती है दोस्तों, ये मोस्टली केसेस में अगर आप D4 में या फर्स्ट डायल्यूशन में देते हैं दोस्तों, तो मोस्टली केसेस में हमको यहां पर रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। जब हम इसको और इनलार्ज करें दोस्तों, कुछ केसेस में जब वहां पर किसी भी प्रकार का डैमेज होता है दोस्तों, और उस डैमेज को हमको करेक्ट करना पड़ता है दोस्तों, तो S3C3 के साथ में हमको A3L1F1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करने से बहुत ज्यादा सफलता मिलती है दोस्तों। किसी भी प्रकार का अगर वहां डैमेज हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, उस डिस्ट्रक्शन को कवर करना है, तो फंक्शनल मेडिसिन के साथ हमको स्ट्रक्चरल मेडिसिन का सपोर्ट देना भी जरूरी है दोस्तों। ये क्यों करना है, ये आपको सेमिनार में बताया जाएगा दोस्तों। अभी मैं आपको केवल फार्मूले शो कर रहा हूं दोस्तों। अब बात करते हैं, बहुत बार क्या होता है, हम लोग जब तक एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं करते हैं दोस्तों, बहुत बार कंडीशन हमको रिजल्ट नहीं आते दोस्तों। तो यहां पर अगर हम C4L1A1RE का अगर ग्लास पेनिस को छोड़कर पूरे पेनिस और टेस्टिकुलर रीजन पर जब हम अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो मुझे काफी हद तक रिजल्ट मिले हैं। बहुत सारी कंडीशन में विद इन 1 मंथ 2 मिलियन के आसपास स्पर्म को बढ़ाने में मदद मिली है दोस्तों। वो एंजियोस्पर्मिया का प्रॉब्लम हो, आपका प्रीमेच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम हो, या फिर किसी भी प्रकार से वहां पर स्पर्म रिलेटेड एंजियोस्पर्मिया हो, ओलिगोस्पर्मिया हो, टेरेटोजूस्पर्मिया हो, जितनी कॉम्प्लिकेशंस होती है, सारी कॉम्प्लिकेशंस में हमको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, जब वहां पर न्यूट्रिशनल डिफॉल्ट होता है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो उस न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम के लिए मैटी जी ने बताया है, और हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के सारे प्रैक्टिशनर इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप कंफ्यूज मत होइए, 19 से प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 147 से कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। वहां पर आपको केवल इतना याद रखना है कि कौन सी मेडिसिन आप पॉजिटिव में दे रहे हो, तो जो पॉजिटिव में दोगे वो जिस ऑर्गन की ऑर्गेनिक मेडिसिन दे रहे हो, अगर पॉजिटिव में दे रहे हो दोस्तों, तो वो ऑर्गन को न्यूट्रिशन प्रदान करेगी, उस न्यूट्रिशन के साथ साथ उसके सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करेगी। तो ये चीज हमको समझना है। अगर मान लीजिए आप आगे बढ़े, आप न्यूट्रल डोज पे आए, यानी कि अगर 19 से D5 में
147 पे सेकंड डायल्यूशन में आए दोस्तों। तो आपको ये देखना है कि वो कंडीशन हाइपर कंडीशन है या हाइपो कंडीशन है। अगर ये कंडीशन आपको समझ में नहीं आ रही कि हाइपर है कि हाइपो है, कोई दिक्कत नहीं, आप न्यूट्रल डायल्यूशन से शुरू करिए दोस्तों। न्यूट्रल डायल्यूशन सबसे पहले ऑर्गन को न्यूट्रिशन देगा, उसके बाद हाइपर कंडीशन को न्यूट्रल करेगा और हाइपो कंडीशन को भी न्यूट्रल करेगा। कभी भी ये हाइपो को हाइपर और हाइपर को हाइपो नहीं करेगा दोस्तों, ये न्यूट्रल कैटेगरी में सेट कर देगा। इसका मेन कारण है कि मैटी जी ने जो भी रेमेडी सेट की है दोस्तों, उसके प्लांट के कंपोजिशन को देखिए आप। कुछ प्लांट 20 पार्ट है, कुछ 10 पार्ट है, कुछ 5 पार्ट है दोस्तों। ये जो रेशियो है उसी ऑर्गन के वर्क करने की और उसी ऑर्गन के साथ उसको जो ऑर्गन उसको सपोर्ट कर रहा है, जो उसके फंक्शन में सपोर्ट कर रहा है, उसी के आधार पर वो डायल्यूशन का रेशियो सेट किया गया है। हम लोगों को जिस मेडिसिन को जितनी मात्रा में पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ भेजना है दोस्तों, जब भी हम फार्मूला क्रिएट करते हैं तो वहां पर हमको विशेष तौर से ध्यान रखना है दोस्तों कि जो फंक्शंस की रेमेडी, जो ऑर्गन की रेमेडी है, उसको स्ट्रांग रखना है हमको। इलेक्ट्रिसिटी को उसी के लेवल पर स्ट्रांग रखना है दोस्तों, और बाकी की जो मेडिसिन आती है वो बाकी का रेशियो सेट करना है। ये हमको मैटी जी ने बताया दोस्तों। उसी के आधार पर जब हम लोग यहां पर मेडिकेशन करते हैं तो हमारे पेशेंट को बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो यहां पर जब हार्मोनल बैलेंस की बात आ रही है दोस्तों, न्यूट्रिशन की बात आ रही है, तो मैं हमेशा इस फार्मूले को हमेशा यूज करता हूं दोस्तों। S2 C2 वेन1 L1 A3 REOWE, इनको मैं D3 में MMP ग्लोबल्स बनाता हूं दोस्तों, जो मैटी जी ने बनाई थी, और उसको मैं वहां पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोस्तों 10 ग्लोबल्स TDS या BDS अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो TDS देता हूं, अगर कम कॉम्प्लिकेशन है तो BDS देता हूं। स्टार्टिंग में मैं करता हूं 10 ग्लोबल्स, हर मंथली पीरियड में 2 ग्लोबल्स रिड्यूस करना है दोस्तों हमको। और MMP ग्लोबल्स बनाने के बाद जब रिजल्ट लेंगे ना दोस्तों, तो मेरे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने 4 से 5 महीने में ही कई प्रेगनेंसियां प्रमोट की है दोस्तों। डॉक्टर दसोंदी हैं, गजेंद्र दसोंदी सर, डॉक्टर BL बिरला सर, ये मेरे ग्रुप में बहुत अच्छे अभी मैक्सिमम 6 मंथ से जुड़े हैं दोस्तों। और इनफर्टिलिटी का इन्होंने 6 मंथ पहले मुझसे नॉलेज लिया था, और आज की कंडीशन में काफी हद तक इनफर्टिलिटी के बारे में बहुत अच्छे से डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये मैंने आपको पूरा आज का टॉपिक पूरा बता दिया दोस्तों। अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो आप मुझसे बात कर सकते हो दोस्तों। वर्मा सर, हेलो। हेलो, 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 हेलो फ्रेंड्स, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो, सर नमस्कार सर। हाँ जी, मेरा नाम शिव कृष्ण है सर। जी आपका जी जो क्लासेस का टाइमिंग्स है कल से वो थोड़ा मुश्किल है सर हमारे को। अगर 8:30 से 9:30 तक है तो और थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा सर। सर, ये तो कंटिन्यू चलेगा, डोंट वरी सर। ये मैक्सिमम क्या होता है आप भी देख ही रहे हैं, आज 15 मिनट तो ज्वाइनिंग में लग जाती है लोगों को, ठीक है ना। हेलो, हेलो, ठीक है सर, ठीक है है ना, सर, सुन रहे हैं सर। डोंट वेरी सर। इसमें क्या होता है, रिवीजन भी किया जाता है ना। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है सर कि उसके बारे में पूरा डिटेल बताना, ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट बताया है। जब आप सेमिनार ज्वाइन करेंगे और उसके बाद में इसका इथिकल नॉलेज लेंगे सर, तब आपको पता चलेगा कि ये वास्तव में कितना डिटेल साइंस है। हम लोग बहुत इजी वे में लेते हैं कि हाँ इनफर्टिलिटी बहुत इजी सब्जेक्ट है सर, लेकिन जब इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तब आप लोग मास्टर बनेंगे कि हाँ वास्तव में इनफर्टिलिटी की चीज मिली है हमको अब। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है जी, हेलो। सर टाइमिंग क्या है सर इनका क्लास का हेलो, कल से? हेलो, हाँ जी हाँ सर, कल से टाइमिंग क्या होगा क्लास का? सर, टाइमिंग 8 क्या होगा सर 8 क्लास बजे का? से 9:30 बजे तक सर। 8 थैंक यू बजे सर। से 9:30 बजे तक। हेलो,
हाँ जी तो सर एक प्रश्न है, ये जी एक केस है हमारे यहाँ पर में कि जी उसमें फीमेल का जो वेजाइना की जो ओपनिंग है वो जी स्टार्टिंग से ओनली हाफ इंच ही है, जी ओनली हाफ इंच ही, जिसके कारण से वो इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं जी और उनको बहुत परेशानी है इसके लिए। तो जी इसमें जिसके कारण से वो प्रेगनेंसी में उनको प्रॉब्लम आ रही है। जी तो उसके पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी कि वो वेजाइना जो साइज नहीं बढ़ पा रही है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जी सर उसका आपके पास सोनोग्राफी है क्या? उनकी रिपोर्ट में कल मुझे मिल जाएगी, मैं आपको कल फॉरवर्ड। जी आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए सर, आप मुझसे डायरेक्ट बोलिए। व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ऑलरेडी बोलिए मेरा सर। नंबर है आपके पास, ठीक है ना सर? हेलो एक बार फिर रिपीट कर दीजिए सर। जी 94254 94254 49260 49260। 60 ठीक है सर, ठीक है आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। जी सर नमस्ते सर जी। जी जी बादशाह सर बोलिए। हाँ सर जी, एक पेशेंट है सर जी, मैरिड लाइफ होके 7 इयर्स हुआ, जी बायलैटरल वेरिकोसिल ग्रेड 3 ग्रेड 4 आया है सर जी उनको, जी और उनका वाइफ को भी टेस्ट कराया तो माइल्ड फ्री फ्लूइड पेल्विस इन पीओडी बोल के आया है सर जी। जी उनको क्या है सर प्रोटोकॉल, थोड़ा आपको सर बताइए। आप सबसे पहले तो आपको वेरिकोसिल का जो मैंने ट्रीटमेंट बताया ना सर, हाँ सर। है ना, वो वेरिकोसिल का दीजिए। देखिए वेरिकोसिल को दूर करने के लिए S2 का 200, अगर आप मोर नेगेटिव में प्रैक्टिस करते हैं सर तो S2 200 25 ml लीजिएगा और उसमें ब्लू इलेक्ट्रिसिटी 5 ml लीजिएगा आप, ठीक है? ओके सर, ओके सर, इसको 10 ड्रॉप मॉर्निंग में डेली देना है सर, ठीक है? ओके सर, ओके ये सर। पहला। दूसरा क्राइटेरिया सर S3 सर S3 L1, ओके सर। है ना, हाँ सर। S3 L1 वेन 1, वन ओके सर। है ना, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, जी ओके सर। ठीक है? इसको आपको केवल C2 को सिंगल अलग से ग्लोबल्स में देना है सर, है ना। ये जो आपको देना है ये D5 से शुरू करिएगा, इसको D10 तक लेके जाइएगा, हर 15 दिन में चेंज करिए आप। और जो C2 है दोस्त, उसको क्या करिएगा आप, MMP ग्लोबल्स बनाइएगा सर, ठीक है? MMP ग्लोबल्स बनाने मतलब जो मैटी जी की ग्लोबल्स बनाते हैं ना अपन 19 से तोड़कर D4 बनाते हैं, ठीक है सर ओके सर जी। उसमें 2 ग्लोबल्स को 1 गिलास पानी में घोलकर हर घंटे पे 1-1 चम्मच दीजिएगा आप उसको, ठीक है? पहले 15 दिन आपको ऐसे करना है। अगले 15 दिन बाद पहले गिलास गर्म पानी में 2 गोली को घोलकर उसमें से 1 चम्मच निकालकर दूसरे गिलास में डालिएगा आप, ठीक है? ओके सर। दूसरे ग्लास में घोलकर उसको 1-1 चम्मच कंटिन्यू हर घंटे पे दीजिएगा और उसके 15 दिन बाद थर्ड ग्लास पे आइएगा आप देखिएगा आपका केस बहुत हद तक कवर हो जाएगा, ठीक है सर? ओके सर, ओके सर। मैं आपको भी मॉर्निंग भी कॉल करूंगा सर एक बार सर। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच जी ओके सर। नमस्ते सर। जी मैम। हेलो। हाँ सर, मेरी एक पेशेंट है, उसको ना पीसीओडी का प्रॉब्लम था जी। अभी अनमैरिड है, 28 इयर्स की है, तो उसका पीसीओडी तो अभी अल्ट्रासाउंड में नहीं आया है, बट उसको पीरियड अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हैं जी। और उसको आते ही नहीं है, आते हैं तो बहुत माइनर से आते हैं और फैट उसका बहुत ज्यादा होता जा रहा है जी। वो और आप जब भी वो कोई ट्रीटमेंट ट्राई करती है तो वो फेस पे उसके पिंपल्स और रैशेस हो जाते हैं। जी बिल्कुल आएंगे, आप TSH टेस्ट कराइए, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराइए, आपको मिलेगा मैडम जी, ठीक है ना। थायराइड का? हाँ बिल्कुल थायराइड उसको मिलेगा, थायराइड जैसे ही मिलता है आप मुझे बताइए रेशियो क्या है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप सबसे पहले केवल 2 मेडिसिन शुरू करिए उनको, आप उनको A1 C1 F1 वेन 1 और RE इनका D4 बनाइए आप, ठीक है? A1 सर क्या C1 मिस हो गया सर? A1 C1 वेन 1 RE, A1 C1 वेन 1 F1 RE, ये 5 मेडिसिन का D4 बनाइएगा और इसको केवल और केवल 10 ड्रॉप मॉर्निंग में देना है आपको। 1 गिलास गुनगुने पानी में 10 ड्रॉप डालकर उसको सीप बाय सीप 10 मिनट में लेने को बोलिए आप, ठीक है?
जी और जी इसी के साथ में अल्टरनेट करके केवल C5 का D4 बनाइए आप, C5 का जी D4 बनाइए और उसको केवल नाइट में 1 गिलास गुनगुने पानी में सोते समय सिप बाय सिप पीने को बोलिए आप। जी केवल 2 मेडिसिन देना है आपको, 2 से 3 महीने दीजिए और उसके बाद बताइए मुझे आप, ठीक है। और अगर जी इस सर, बीच ये में, भी 10 ड्रॉप देना है रात को? हाँ ये भी 10 ड्रॉप देना है मैम, जी जी ठीक है ना। जी जी सर, थैंक यू सर, जी थैंक जी मैम। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हेलो पीसीओएस सर। का एक पेशेंट है सर, जी उसको बोलिए मैडम। अल्ट्रासाउंड में भी मिला पीसीओएस का, जी उसका प्रोटोकॉल बताइए सर। अभी मैंने बताया था ना मैडम आपको पीसीओडी का, आपने नोट नहीं किया? पीसीओएस सर, पीसीओएस सर दोनों उसका। दोनों एक ही कंडीशन है मैम, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ठीक है, बता रहा हूं, आप नोट कीजिए। जी जी C1 A1 A1 C1 ब्लू A1 बोलिए। इलेक्ट्रिसिटी, C1 A1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी D4 में दीजिए, B4 मीन्स ओके, है ना। और इसको अल्टरनेट कीजिए C12 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, C12 जी इसको D4 में दीजिए, ठीक है ओके सर। जी। और अगर इसके साथ में अगर आपको लगता है कि उसको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप एक मेडिसिन जी और ऐड कीजिएगा, अगर हार्मोन्स चेक करवा लीजिए, अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो तो वहां पर आप S2 C2 A2 वेन 1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को D4 में दीजिएगा आप, ठीक है D4 जी में सर। जी। D4 से आप इसको D10 तक ले जाइए, आप हर 15 दिन या 1 महीने में आपको मेडिसिन चेंज करना है, ठीक है जी जी सर, जी जी थैंक यू सर। जी। हेलो हाँ सर। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हेलो सर जी सर सर बोलिए। हेलो सर। हेलो हेलो सर। करके मिलेगा क्या, कैसा? हेलो हेलो हाँ। हेलो, हाँ कल का क्लास है ना, वो रिकॉर्डिंग में ही मिलेगा क्या सर? जी सर। उसका रिकॉर्डिंग मिलता है क्या? हाँ वो डॉक्टर प्रकाश जैन सर से आप संपर्क कर लीजिएगा सर, जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं। मैं ओके एज ए गेस्ट स्पीकर हूँ सर। डॉक्टर हाँ प्रकाश जैन सर से आप संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको पूरा डिटेल बता देंगे। ओके ओके ठीक है। जी जी। हेमंत सर आप कुछ बोल रहे थे? हेलो जी सर। हेलो हाँ सर, जी मैं स्क्रोटम की प्रॉब्लम थी। स्क्रोटम में एक्चुअल में सीबीएस सिस्ट है, उसके लिए क्या है सर? सर बहुत इजी है, मैंने अभी आपको बताया। अगर S2 को आप हाई डाइल्यूशन में यूज करेंगे, अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए ना सर, S2 C2 सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है। लेकिन अगर हम हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आपको सीबीसी सिस्ट हो रहा है ना सर, तो आपको Yes, 2 sir. मेडिसिन यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। आप S2 हाँ C2 C2 L1 वेन 1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करिए आप, ठीक है। अगर सर मैं आपको आपको ये मैं आपको पिक भी जी जाऊं क्या उसकी? हाँ आपका आप मुझे आपका बता मोबाइल नंबर, देंगे हाँ WhatsApp पे। हाँ ठीक है ना जी सर, मैं आपका आपको मोबाइल मेडिसिन नंबर। वही हाँ जनरली क्या होता है ना सर, 2 कैटेगरी होती है। अगर हम वहां देखें कि उसकी फंक्शनल डिफॉल्ट हो रहा है तो हमको S2 C2 पे जाना है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा इनलार्जमेंट कोई हो रहा है वहां पर एक्स्ट्रा इनलार्जमेंट हार्मोनल है। इम्बैलेंस जी, तो वहां पर हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है सर। वहां पर S2 को हमको नेगेटिव में चलाना पड़ता है और S3 C2 L1 N1 D को हमको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलना पड़ता है सर, ठीक है ना। ठीक है ठीक आप है मुझे बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको मैसेज कर व्हाट्सएप दूंगा। ये ठीक है ना सर। नंबर आपका एक बार रिपीट कर जी दीजिए सर। मोबाइल नंबर 94254 जी 94254 94254 4 49260 49260। 9260 ये जी सर व्हाट्सएप नंबर है आपका? जी हाँ, ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप नंबर नंबर है सर? टेलीग्राम जी 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 ठीक है ना सर, मैं इस पे फिर जी आपको जी भेजता हूँ। जी ओके थैंक यू सर। ओ- जी सर किसी को सोरोसिस है जैसे, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा सर? सिरोसिस, लीवर सिरोसिस। नो सर, सर बालों में जो कान के ऊपर जो बालों का एरिया होता है सर, उसमें सोरोसिस है, सीवियर ईचिंग और बर्निंग होती है सर। सोरोसिस हो रहा है यस सर। जी। उसमें जैसे सर जी जैसे स्नो होती है ना, स्नो जैसा वो बालों के अंदर बिछ गया है सर, और वो जी जी बढ़ता जा रहा है। जी मैम, आपको उसको हाई पोटेंसी में मेडिसिन देना पड़ेगी। केवल 3 मेडिसिन देना है आपको।
S1 का 1000 मॉर्निंग में 10 ड्रॉप, ठीक है। और हर मंथ में मेडिसिन की 2 ड्रॉप रिड्यूस करते जाइएगा आप। सबसे पहले S1 का 1000 डाइल्यूशन डेली मॉर्निंग में दीजिए, L1 का 1000 डाइल्यूशन आपको दोपहर में देना है 10 ड्रॉप, और वेन1 का 1000 आपको नाइट में देना है। और हर महीने में ये जो अभी 10 ड्रॉप फर्स्ट मंथ में दे रहे हो, अगले महीने आपको 8 ड्रॉप पे लाना है, फिर अगले महीने आपको 6 ड्रॉप पे लाना है, फिर अगले महीने 4 ड्रॉप पे लाना है। उसके बाद में आपको 2 ड्रॉप पे जब आ जाएगा, उसके बाद वीकली डोज देना है आपको। ये तीनों मेडिसिन केवल वीक में एक बार, ऐसे आपको 1 महीने में 4 वीक देना है। उसके बाद में आपको केवल 15 दिन में एक बार देना है, ठीक है। उसके बाद महीने में एक बार देकर मेडिसिन बंद कर देना आप। सर आपने बहुत जल्दी जी सॉरी सर, एक तो बोला S1 की 1000 मॉर्निंग में देनी, S1 की 1000 और L1 की 1000 दोपहर में, वेन1 की 1000 नाइट में सर। जी ये जी हाई पोटेंसी में 10 ड्रॉप्स मॉर्निंग में और जी 10 ड्रॉप्स दोपहर में और 10 ड्रॉप्स नाइट में, ये वीकली वंस देना है सर? ये डेली देना है आपको, पहले ये डेली देना है सर? है ना, पहले महीने डेली देना है। उसके बाद में अगले महीने में 8 ड्रॉप देना है। ये तीनों केवल एक बार देना है दिन भर में, ठीक है। ठीक है सर। जी और सर ये हाई पोटेंसी में मतलब किस में बनाना है? 1000 में ही सर? हाँ मैम, ये कंपनी से बुलाइएगा आप, कोई भी कंपनी की अच्छी जी है मेरे पास सर। बस फिर कोई टेंशन नहीं मैम, आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा, आपको 100% मिलेगा। सर ये 10 ड्रॉप सीधा सब पानी में या कैसे डायरेक्ट? हाँ, आपको हॉट वाटर में देना, ल्यूकवार्म वाटर जो होता है ना, हल्का कुनकुना पानी। 1 कप में सर? 1 कप? हाँ, 1 कप में। और सब जैसे पहले 1 महीने तक 10-10 ड्रॉप डेली लेनी है ये वाली? जी। और फिर उसके बाद 8 ड्रॉप्स भी नेक्स्ट हाँ, मंथ, जब 2 जी ड्रॉप पे आ जाएंगे तब वीकली डोज करनी है सर? जी। मैक्सिमम मैम ये मान के चलिए कि सोरोसिस में मैं 2000 पेशेंट प्लस में हूँ, 2000 प्लस पेशेंट को मैं सोरोसिस में क्योर कर चुका हूँ, ठीक है। इसी फार्मूले से बस आपको रिडक्शन में लेके जाना है, ठीक है। और सर जब आपने बोला 2-2 ड्रॉप्स हो जाएगी तो वीकली बस एक बार डोज देनी है ये? हाँ, वीकली एक बार। और ये उसके कितने बाद महीने तक चलेगी सर? 1 महीने 4 वीक होता है, 1 महीने में 4 बार आपको वीकली देना है। उसके बाद में दूसरे महीने में आपको 15 दिन में एक बार, यानी कि 2 बार देना महीने में, ठीक है सर। ठीक है। और उसके बाद 1 महीने में केवल 1 बार देके मेडिसिन बंद करना है आपको, ताकि वो रिकरेंट ना हो, वापस नहीं आएगा वो, ठीक है। सर और बस यही तीनों देनी है 1000 ml में ही ना सर? सिंगल आप देके देखिए मैम, याद करेंगे आप मुझे। S1 L1 सर? जी सर यहाँ ऐसा है, हेलो ऐसा है, हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट होने जा रही है 1 जनवरी से। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो जनरल उनके लिए, डिजीजेस के लिए और उसके लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं। यदि आप लोगों को इनफर्टिलिटी रिलेटेड कोई भी आपको कुछ पूछना है तो अभी 5-7 मिनट 10 मिनट पूछ लीजिए। सर इसी से रिलेटेड वर्मा सर, बोलिए जी। मनीष सर। जी सर बोलिए। जैसे आपने ये बताया कि हर माह 2-2 ड्रॉप घटाते रहे, जब 2 ड्रॉप तक आ जाएं तो हफ्ते में 1 बार, फिर माह में 2 बार, फिर माह में 1 बार। तो इसका डोज क्या 2-2 ड्रॉप रहेगा या 10 ड्रॉप होगा सर? सिंगल 2 ड्रॉप सर। ठीक है सर, थैंक यू। सिंगल 2 ड्रॉप। जी सर नमस्ते। जी नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, बोलिए। Yeah, this classes which are starting from tomorrow, will we be dealing the electro homeopathic remedies, the 38 remedies in detail, or only the protocols? Ma'am, with electro-homeopathic remedy, all protocols are given with physiological and anatomical background of infertility causes. Okay, ma'am. Okay, sir. No, sir. My query is, we will be doing the 38 remedies in detail, or it will be just ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಕಾಯಿಲ್ ಮೇಡಮ್, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ। हाँ, ओनली इनफर्टिलिटी रिलेटेड मेडिसिन के बारे में यहाँ बताया जाएगा, उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल सारे दिए जाएंगे आपको। मैडम जो 38 वाली है वो 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी रेगुलर क्लासेस चल भी रही हैं, अभी दूसरा ग्रुप हमारा जनवरी से स्टार्ट होगा। यू कैन ज्वाइन दैट। हम उसका वो दे देंगे, अभी कल परसों से हम लोग उसकी एड स्टार्ट कर देंगे, आप उसमें ज्वाइन कर सकती हैं।
ओके ये सर, 15 दिन सिर्फ इनफर्टिलिटी पे चलेगा। उससे रिलेटेड डिजीज, उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल, उससे रिलेटेड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सारा बताया जाएगा। बेस्ड ऑन दैट आपको प्रोटोकॉल दिए जाएंगे। ओके सर, ओके, गॉट इट सर, थैंक यू। हेलो सर, मनीष हेलो, और किसी को कुछ पूछना है दोस्तों कि वाइंड अप करें हम लोग? हेलो मनीष सर। जी सौम्या मैम। Sir, about this anti-Mullerian hormone, na, if it's low, what we जी anti-Mullerian hormone is low means what we can do? जी Anti-Mullerian hormone, sir, वो तो जी हो गया तो हमको वो lesser than 1. If it's जी so, what we have to do? वेरी गुड मैम, वेरी गुड क्वेश्चन। ये एंटी मुलेरियन हार्मोन अगर लो हो रहा है तो ओवरिन फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट होता है ना वो प्रभावित होता है। ठीक है, अभी मैंने जो प्रोटोकॉल बताया पीसीओडी में उनको मेंसेस इरेगुलर हो रहा है, ये बहुत बड़ा एंटी मुलेरियन फैक्टर को रिड्यूस जो होता है उस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इसमें केवल 1 मेडिसिन को अगर हम ऐड कर दें तो बेसिकली C1, C2 और F1 ये 3 मेडिसिन जो होती है ये मेन मेडिसिन होती है फॉलिकल्स को। यानी अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करें तो उससे जो GnRH हार्मोन जो होता है, जो स्टिमुलेटर हार्मोन होता है, वो जब स्टिमुलेट होता है तभी फॉलिकल्स स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर C1, C2 और F1 का मेन रोल होता है मैम। ठीक है, तो जब हम लोग A1, C1, F1 वेन 1 आरी को 10 ड्रॉप मॉर्निंग में देते हैं और C5 को 10 ड्रॉप इवनिंग में देते हैं तो ये पूरा हार्मोन बैलेंस करता है जिससे मेंसेस रेगुलर होता है। लेकिन इसमें अगर हम C2 का स्टिमुलेशन कर दें, C2 को ग्लोबल्स के रूप में, ग्लोबल्स के रूप में हम फर्स्ट मंथ में फर्स्ट ग्लास, सेकंड मंथ में सेकंड ग्लास और थर्ड मंथ में थर्ड ग्लास अगर देते हैं तो ये एंटी मुलेरियन हार्मोन को विद इन 3 मंथ मैक्सिमम 1200 केस है मैम मेरे, जिनको मैंने एंटी मुलेरियन को लो से न्यूट्रल वे में लेके आया है, 1 से 2 के बीच में आया है। ठीक है मैम। Oh, बढ़िया सर। जी बढ़िया सर। If it's ये आपको सौम्या मैडम आपको मैंने ज्वाइन भी कर दिया है मेरे ग्रुप में, आप ज्वाइन करिए अभी 1 जनवरी से जब तक क्लासेस शुरू होगा। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा वहां पर। ठीक है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके मैम। जी सर, क्या आप ये आज की क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे ग्रुप में? कुछ चीजें हैं जो बीच बीच में छूट गई हैं। जी, आप डॉक्टर प्रकाश जैन सर से संपर्क करिएगा मैम। जी सर, जी 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 सर ये जो आपने ये जो मुझे दवाई बताई है सर, ये खाने के आगे पीछे कोई भी टाइम 3 टाइम ले सकते हैं मैडम? ये जितनी भी इलेक्ट्रोमेपैथ मेडिसिन है, ठीक है, मोस्टली 99% मेडिसिन एम्प्टी स्टमक ली जाती है, खाली पेट। ठीक है, ठीक है सर। तो आफ्टरनून में भी खाने से पहले लेके फिर खाना इमीडिएटली खा सकते हैं सर? जी बिल्कुल, खाने के 1.5 घंटे बाद आप ले सकते हो। अच्छा, खाने के 1.5 घंटे बाद, रात को भी 1.5 घंटे बाद? हाँ बिल्कुल ले सकते हो आप 1.5 घंटे बाद। और 1.5 घंटे पहले भी ले सकते हैं सर खाने से? जी बिल्कुल ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जी हेलो सर। जी सर, ये मेनोपॉज के बाद भी फाइब्रॉइड डेवलप हो सकते हैं क्या सर? बिल्कुल हो सकते हैं मैम। और सर अगर बल्कि यूटेरस आ रहा है और उसमें फाइब्रॉइड नहीं है और पैप्स भी हमें सर्विक्स मतलब जो वहाँ की सेल्स है उसका इन्फ्लामेशन बता रहा है, तो ये सर क्या मेनोपॉज होने के बाद में यूटेरस अपने आप श्रिंक होने के बाद में या हो सकता है श्रिंक, या फिर उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? मैडम, यूट्रस जब बल्कि यूट्रस में आता है तो बल्कि यूट्रस का साइन ही होता है फाइब्रॉइड का डेवलपमेंट होना। ठीक है, मोस्टली केसेस में 70 to 80% केसेस में वहां पर फाइब्रॉइड पाया जाता है। ठीक है, और कभी भी यूट्रस श्रिंक नहीं होता मैम, डायलेट हो जाता है वो। ठीक है, एक बार फुग्गे को फुला के देख लीजिए आप, वो क्या अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा? नहीं आ पाएगा मैम। क्या होता है कि इसमें लिगामेंट्स होते हैं, ब्रॉड लिगामेंट होता है, राउंड लिगामेंट होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी में यूट्रस को पकड़ के रखता है, वो वीक हो जाते हैं तो वो इसको लूज कर देते हैं और इसी कारण से यूट्रस जो होता है वेजाइनल रीजन में नीचे की तरफ लटक जाता है। ठीक है मैम। नहीं, वो किसी एमबीबीएस अपने डीजीओ वाली मैडम ने बताया था कि भाई ये जैसे मेनोपॉज हो जाता है तो
अपने आप श्रिंक होना चालू हो जाता है, तो जो बहुत सारे लेडी का डिलीवरी के बाद में जो पेट निकल जाता है, ये तो हार्मोन लेवल पे डिपेंड करेगा ना मैडम। जब यूट्रस का काम ही खत्म हो गया है तो ऑलरेडी जो पिट्यूटरी हार्मोन जब वहां से सीक्रेट होता है जो यूट्रस को स्टिमुलेट करता है, जब यूट्रस काम के लिए नहीं रहता है, यूट्रस का पर्टिकुलर हार्मोन ही नहीं बनता है, तो वो तो किसी काम का नहीं रहता है, ठीक है ना। तो वो रिड्यूस होगा जब अगर उसमें हार्मोन काम नहीं करेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। वो कुछ सिंपल सी बात है वो तो। नहीं सर, अभी आपने बताया ना कि मतलब एक बार अगर ये हो गया, ब्रॉड हो गया, जैसा फुला फुलाया, बाद में जैसा वापस वो बल्कि यूट्रस की बात कर रहा हूँ मैम मैं। हाँ, तो इसमें सर एक वही केस है कि इसमें बल्कि यूटेरस बताता है, पैप स्मीयर में इन्फ्लेमेटरी सेल्स बताता है। पैप स्मीयर कहाँ से की जाती है मैडम? तो सर्विक्स से सर, वो वहाँ का अपने जो वजाइना का जो ये लेके सिक्रेशन लेके। ठीक है, तो यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। तो जो सर्विक्स रीजन में होगा तो वो ऊपर का फंडस पार्ट, जो बॉडी के पार्ट और स्टमक का पार्ट, नीचे की साइड का पार्ट, तीनों में डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। ये एक वेजाइनल ओपनिंग जो सर्विक्स से जुड़ी हुई रहती है ना, ये बहुत महीन लेयर होती है, ठीक है। और ऊपर की जो लेयर होती है वो थिकनेस में बनी हुई होती है, दोनों में डिफरेंस होता है मैम। अच्छा सर, ठीक है ना। जब आप इसको, इसी चीज को मैं जब आपको इनफर्टिलिटी में बताऊंगा पूरा सेमिनार में, तब आप समझ में आएगा आपको। हाँ सर, थैंक यू सर। जी ओके सर, लेट अस बाइंड अप। होप जी सर, सभी लोगों को पसंद आया होगा आज का हमारा जो सेमिनार था, जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन शेयर की। जी, वी आर ट्राई। बहुत अच्छा था सर, थैंक यू सर। बहुत उत्तम सर, वर्मा सर, बंटीलाल जी बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मैं वर्मा सर बात करूंगा, सर बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही थैंक यू सर, थैंक यू मार्वलस क्लास थी। बात करूंगा वर्मा सर आप वे में आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। जी थैंक यू सर। आप सभी को लोगों को धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you very much. थैंक यू सर जी। सर स्लो कीजिए आप। हेलो सर। जी सर क्लोज करिए। जी सर। पाटीदार सर आप क्लोज कीजिए। अच्छा जी, प्लीज क्लोज कीजिए। जी कब तक बैठे रहेंगे? सर दे रहा हूँ 1 मिनट, है ना। हेलो हाँ बेटा, थोड़ा सा यहाँ आ तो जरा, ऊपर आ। वर्मा सर, जैन सर, पाटीदार सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर। जी गुड नाइट सर। मनीष सर, आप क्लास में ज्वाइन होने के लिए क्या है सर अभी आपका? सर इसका आपको वर्मा सर बता देंगे सर। सर वर्मा सर बता देंगे सर आपको। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, चाहिए। वर्मा सर का नंबर दे दिए सर थोड़ा। वर्मा सर आपका नंबर दीजिए प्लीज। आपको नोट कर लीजिए। 98। सर वॉइस सही नहीं आ रहा सर। सर आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं वर्मा सर का दे दूंगा आपको, व्हाट्सअप करिएगा आप मुझे। ओके, आपका नंबर बोलिए सर। 94254 94 254 254
49260. 49260. Okay sir, okay sir. Thank you very much sir. Thank you very much. Okay sir. ठीक है वर्मा सर, वाइंड अप करें. हाँ सर, श्योर. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. वेरी नाइस, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, वेरी नाइस मीटिंग. जी जी, थैंक यू वेरी मच सर. Okay dears, thank you very much for joining with us. Okay, good night to everyone. Good night sir. Hello.